الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظीम। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम कमेटी के जो हमारे मेंबरान हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी तशरीफ़ फरमाएँ, इसी तरह हमारे आज के बिल के बड़े अहम बिल के मुवर मियाँ अमजद साहब तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरह मैं शाह साहब हमारे जो बहुत ही हमारी हाउस के बहुत ही पढ़े लिखे और नॉलेज वाले हमारे एमपी हैं, उनको स्पेशली रिक्वेस्ट की है। कर्नल साहब तशरीफ़ लाए हैं। दूसरे तो हमारे सारे मेंबरान हैं। इसी तरह तमाम अफसरान, आप सबको सलाम। और मैं स्टार्ट इसी बात से लेता हूँ कि हमारी कमेटी अल्लाह ताला के शुक्र है, जब से कमेटी की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, मेरा ख्याल है कि हर लिहाज से, मॉल के हवाले से, आपस में डिस्कशन के हवाले से जितनी हमने डायरेक्शन दी है उन पर अमल हुआ है और बहुत ही आइडियल हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग है। आज का जो ख़ास तौर पर आज का जो एजेंडा है बहुत अहम एजेंडा है। वैसे तो हमेशा ही एजेंडा बड़ा अहम होता है, लेकिन आज ख़ास तौर पर बड़े इश्यूज़ जो हमारे पंजाब में बने हुए हैं उनके रिलेटेड है। तो मैं यही कहूँगा अपने भाइयों से, मेंबरान से, अपने कुलीग से कि इसको तफसीलन डिस्कशन होनी चाहिए इस पर, और ताकि हम किसी अच्छे नतीजे पर निकलें। और मोस्टली आज मिनिस्टर साहब भी मेरे ख्याल बिज़ी हैं, मैडम सीएम। मैंने हमेशा मैं कहता हूँ कि मिनिस्टर को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े ऐसे इश्यूज़ हैं जो उनका होना ज़रूरी होता है। बहुत ऐसी बातें होती हैं जो उनके प्रॉपर्ली उन तक नहीं पहुंची होती और वो कह रहे होते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा होता। इसी तरह सेक्रेटरी साहब तो हर मीटिंग में आते हैं। वो आज मैडम सीएम के साथ चकवाल गए हुए हैं, और पैफ के जो हैं हमारे एमडी, उन्होंने अपने सेकंड ऑफिसर भेजे हैं, ख़ुद वो कोई ट्रेनिंग है उधर गए हुए हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। तो इंशाल्लाह ताला ये सभी माशाल्लाह अच्छे तरीके से इनसे डिस्कशन होगी। तो मैं सबसे पहले, मेरे ख्याल है दोस्त, कंसेंसस यही है कि बिल से स्टार्ट करते हैं। तो मियां अमजद साहब से हम चलिए साहब, एक मिनट आपकी इजाज़त से। आप हर दफ़ा तय कर लेते हैं भाई ये एजेंडा होगा। पिछली दफ़ा तय किया था भाई जो पैफ ने 27 लाख स्टूडेंट कहा है भाई स्कूलों में आ गए, उसका रिकॉर्ड लेके आएंगे। एजेंडे में तो शामिल ही नहीं। ये वो आए जवाब देंगे कोई जब बकायदा देखना रिटर्न में हुआ था, रिटर्न में लेके आना हर चीज़ रिटर्न में। नहीं, वो जवाब देंगे, आज जवाब देंगे। हाँ, आए हैं तो जवाब इन्हीं बातों को ही देंगे ना जी। एजेंडा काफ़ी हमने कोशिश की, बस आपसे मशवरा नहीं हो सकता। हाँ, वो तो वैसे हम पूछ सकते हैं जब पैफ के रिलेटेड। नहीं कोई ऐसी नहीं, वो हो जाएगा। वो ज़ाहिर है कि पैफ के रिलेटेड है ना, उसमें वो जवाब देंगे। जनाब चेयरमैन, अगर इजाज़त हो तो मैं जी बिल्कुल सर, आपसे इजलास के आगाज़ में हमें गुज़श्ता इजलास की कार्रवाई की तौसीक़ करना होती है। तो मुझे इसमें बड़ी एक सीरियस रिजर्वेशन है कि गालबन पिछले 2 मीटिंग्स पहले हाउस के मेंबर्स सारे ज़रा मतवज्जो हों। मेरा एक बिल था पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन अमेंडमेंट। हमने वो बिल मुतफ़िक़ा तौर पर पास किया एज़ इट इज़। जो बिल था उसमें सिर्फ एक पॉइंट पे अपोजिशन के रुकन थे, गालबन आज तशरीफ़ नहीं रखते। उन्होंने एक पॉइंट रेज़ किया कि जो मेरी सेंस है वो दुरुस्त है, लेकिन जो अल्फाज हैं वो उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे। तो उस पे एक ऑब्ज़र्वेशन थी कि इसको लॉ के साथ बैठ के इसको दुरुस्त कर लिया जाए। इसके अलावा उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं थी, कोई किसी क्लास को ओमिट नहीं किया गया था, और ये कमेटी ने इस तरह बिल पास किया। लेकिन जो बिल
हाउस में चला गया होगा, क्योंकि वहाँ तो बिल आता नहीं है, वहाँ तो बिल पढ़ा जाता है, लेकिन जो गज़ट हुआ है वो उसके मुताबिक नहीं हुआ। उसमें जो बेसिक मेरी एसेंस थी उस सारे बिल की, वो ही निकाल दी गई है। और ये मैं समझता हूँ कि ये कमेटी का जो रिव्यू है या अख्तियार है, उसके साथ ये बड़ी ज़्यादती है। जो बिल जैसे पास हुआ तो वो वैसे गज़ट नोटिफाई क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब ये तो बुट्टर साहब देते हैं जवाब के, बुट्टर साहब देते हैं ना, वो चेक कर लेते हैं उसमें कोई कमी है जो हमने पास किया है। जो उसके तमाम फैक्ट्स हैं वो निकाल के आपको जी मंगा लेते हैं। अली साहब मौजूद है? ये बाद में, चलो ये निशानदेही कर दी मुझे साहब ने, मंगवा लें, इतने में ये बिल कर लेते हैं, बाद में इसको डिस्कस कर लें। तो कार्रवाई की तौसीक, आज कार्रवाई पहले हमारे सामने हो ताकि हम उसको देखें, सारे मेंबर देखें जी, उसके मिनट्स उसकी तौसीक करें। वो वैलिड ही नहीं होती अगर आप तौसीक नहीं करते। हम अभी मंगवा लेते हैं, देख लेते हैं जो हमने पास किया। अगर नहीं, कोई वो तो अलग से बात है ना, जनरल भी वो उसी कार्रवाई की, जो राव साहब का पॉइंट है ना, जब कार्रवाई तौसीक के लिए आएगी तो वो उसमें आ जाएगा, वो आ जाएगा तो वो निपट जाएगा एजेंडे पे। नहीं नहीं, ये अभी देख लेते हैं जी, अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल हम दोबारा डायरेक्शन दे देंगे। क्यों खामोशी हुई? अरे पार्लियामेंटेरियन ऑनरेबल ने अगर जो अमजद जावेद साहब का पॉइंट जेड़ा है, अगर मकसद और शाह जी रिकॉर्ड मंगवा लिया ना, आप देख लेने, अगर ऐसा होया तो असी उन्होंने फौरी डायरेक्शन दे देंगे। इस वास्ते मेरे साथ मीटिंग स्टार्ट ऑन एजेंडा आवे फिर सारा मिक्सा कर दे। मेरे साथ अच्छा मैं बात कमेटी दी नहीं है, ठीक है। कमेटी ने जो पास किया, मैं सारे मैंबर बैठे, मैं इस करके मैंबरों की मौजूदगी चो गल की, ठीक है ना। नहीं मंगवा मेरे ख्याल है शुरू करिए बिल, वो मंगवा के जिस तरह जनाब हुक्म करोगे जी। हाँ जी, हाँ वो तो मैं किया चलो मीटिंग स्टार्ट कर लो आप, इंशाल्लाह ताला इस ते नोटिस ले लिया, इन्हें देख के ही डिसीजन करेंगे। राव साहब जो बात कर रहे हैं, राव साहब बात कर रहे हैं एजेंडे की तौसीक की, जो साबका कार्रवाई की तौसीक की बात है। तौसीक उसी वक्त हो जाती है अगर रिपोर्ट अगर ईवान में पेश कर दी गई है ना, ईवान नहीं वो उसकी नहीं है, वो तो 3-4 मीटिंग पीछे चल गई ना। मैं लास्ट मीटिंग की कार्रवाई की तौसीक सबसे पहला आइटम होता है किसी भी मीटिंग का। वो तो मंगवा लिया इधर आए। वो पास होएगा देन नेक्स्ट करांगे बिल्कुल सर, सारी मीटिंग से दूसरा करना चाहिए। बिल्कुल सर, सारी मीटिंग ऐसे करनी चाहिए। ठीक है ना बदल ऐसे ऐसा कर जितनी ज़्यादा नहीं आते उतना तब एजेंट कर लेंगे 10 मिनट लेकिन एजेंट कर लेंगे। नहीं एडजर्न क्यों करना, तुम दस
सर कानूनी गल है तो आप बैठे एडजर्न क्यों करना, वैसे आप दी रिकॉर्ड डिस्कशन करते रहो। सर मिनट्स ऑफ द मीटिंग लास्ट मीटिंग के वो भी आ जाते, कॉपी हर मौजूद की और डिपार्टमेंट भी मुहैया कर दी जाती, इशू भी करवा दी। और जो उसमें मेरी ये सबमिशन होगी कि इजलास से पहले, क्योंकि अब आएगी मेंबर, किसी के पास कौन देखेगा कि इसमें क्या थी, अगर उसके पास पहले होगी, जैसे राव साहब का इशू है, अगर ये उस पर मिनट्स में नहीं होगा तो इन्हें तो नहीं पता होगा, फिर नई बात होगी। अगर ये पहले इनके पास मिनट्स होंगे तो वो फिर ये देख चुके होंगे क्या है, वो मिनट्स का हिस्सा नहीं बना हुआ तो इन टाइम वो आपको सेक्रेटरीट को आगाह कर देंगे या चेयरमैन साहब को कर देंगे। जो ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप है स्टैंडिंग कमेटी का, उसकी प्रैक्टिस बना ली जाएगी और पॉलिसी ये ग्रुप में डाले हुए हैं आप पिछली मीटिंग के मिनट्स ग्रुप इशू हो गए। ये जो असेंबली की एक बनाई हुई ना, और ग्रुप में भी आज ही जो तमाम प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स हैं वो आज मिनट्स तो चूँकि अभी तक तैयार ही नहीं हुए तो मिनट्स वहाँ कैसे होंगे। हाँ। तो अगर इजाज़त दें तो सर इसको मेरा तो ख्याल है शुरू करें। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अगर हाउस जो है राव साहब करें वो आ जाते हैं, हम उसको छोड़े बगैर नहीं जाएंगे, अब उसका डिसीजन करेंगे। नहीं कानूनी नहीं हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं इसको एजेंडे के लास्ट पर रख लेते हैं, उसका डिसीजन करके उठेंगे, वैसे नहीं उठेंगे, ये कमिटमेंट है, ये एजेंडा ठीक है। उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ठीक है, ठीक हो गए, उसको हम लास्ट एजेंडे पर रख लेते हैं। ठीक है जी। अब मैं इसको ये चूँकि दोबारा आया सर, आप अमेंडेड है ना, हाँ स्टेटमेंट पढ़ दूँ, स्टेटमेंट पढ़ दें डिपार्टमेंट में सर। इसमें ऑनरेबल चेयर अगर आप इजाज़त दें तो सर, आपसे भी विद अपॉलॉजीज़ इजाज़त के साथ काइंडली इस सब्जेक्ट के ऊपर हमने ऑनरेबल कमेटी ने एक इंडिपेंडेंट बिल को भी यहाँ से रिकमेंड किया था, तो वो काइंडली मैं जानना चाह रहा हूँ कि उसका स्टेटस क्या है ताकि इसके लिंक हम अप हो सकें। उसका स्टेटस ये है कि ऑनरेबल मेंबर ने ना वो बिल जो है ना वो विड्रा कर दिया हुआ है, तो उस विड्रा करने के बाद ये नया अमेंडमेंट बिल दे रहे हैं 1984 में जो अमेंडमेंट इसमें चूँकि 2 बिल, एक ऑलरेडी कानून मौजूद था तो उसमें डेलिब्रेशन हुई कि ये ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो क्यों ना उसी बिल में हम अमेंड करके उसका जो हम चाहते हैं वो इसी बिल के अंदर शामिल कर लिया जाए। तो फिर वो उसके मुताबिक मैंने बिल वापस लेके इसको भी कर दिया। Bismillahirrahmanirrahim. Over the past decade, there has been a significant rise in the number of privately managed academies, coaching centers and tuition centers in the Punjab. While such institutions play an important role in enhancing academic performance of students in various tests and examinations, leading to professional education, their unregulated growth is matter of grave concern. In view of the foregoing, the instant legislative proposal seeks to amend the Punjab Private Educational Institute Ordinance 1984 to make enabling provisions for regulations of such institutions. The legislative proposals endeavours to strike a balance between the interests of the private institutions and those of students, parents and educators through structured oversight. Hence this bill. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी मोहम्मद इकबाल हूँ, स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। जी बिल्कुल जो ऑनरेबल बुट्टर साहब रंजा साहब भी उधर बैठे हैं।
ऑनरेबल मेंबर ने जो बिल पेश किया है इन प्रिंसिपल हम इससे एग्री करते हैं। तो जो इस ऑनरेबल मेंबर साहब के जो लेजिस्लेटिव प्रपोज़ल है हम इससे एग्री करते हैं। इन प्रिंसिपल ये बड़ी अच्छी बात है, रेगुलेट होना चाहिए। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली कोचिंग सेंटर्स हैं, एकेडमीज़ हैं, अच्छा है, पॉजिटिव है। बस इसमें यही हमारी रिक्वेस्ट है कि ये इन दी प्रेस्क्राइब्ड मैनर जो रांझा साहब इधर आ जाओ, रांझा साहब आओ ना इधर तशरीफ ले आ जाओ सर, आ जाओ तुसी वज़ीर कानून हो जी। लॉ डिपार्टमेंट से और बुट्टर साहब भी आओ, रांझा साहब आओ ना जी। और ओपिनियन किस तरह इकट्ठी होगी? मेरे सामने बनाए ये एग्री करते हैं हम इन प्रिंसिपल लॉ डिपार्टमेंट की वेटिंग के साथ इसको कर लिया जाए, हम एग्री करते हैं। लॉ डिपार्टमेंट की वेटिंग हर एक लेजिस्लेशन में तो ज़रूरी है। इट्स अ प्राइवेट मेंबर बिल, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑनरेबल हाउस में इंट्रोड्यूस होता है, तो एज़ पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर इस पे वो अप्लाई नहीं होते, तो वेटिंग लॉ डिपार्टमेंट डायरेक्टली नहीं करता। हाँ, हम असिस्टेंस ज़रूर प्रोवाइड कर लेते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ड्राफ्ट, कि एक बेहतर उसमें वर्डिंग में आ जाए। वो जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं वो अर्ज़ करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें ठीक होने वाली हैं। सर का कहना का भाई मकसद यही था कि बेसिकली इसके अंदर जो डेफिनेशंस के अंदर है ना, उसके ऊपर बेशक हो, अदरवाइज प्रिंसिपली एग्री करते हैं ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। वो जो डेफिनेशंस हैं उनके ऊपर है, अगर आप कहते हैं तो हम बता दें। जो टेक्निकल सर बेसिकली जो अमेंडमेंट है ना, पहली आप इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशंस के अंदर लाना चाहते हैं एकेडमी, कोचिंग सेंटर और ट्यूशन सेंटर को। अगर इसे एज ए इंस्टीट्यूशन हम जब लेंगे तो देन इसकी सेपरेट डेफिनेशन होगी, जैसे कॉलेज और स्कूल की अलग-अलग से। और अगर आप इसे स्कूल की डेफिनेशन में फॉल कर देंगे देन ये सेपरेट इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। तो एट अ टाइम आपकी दो थी कि इसे सेपरेट इंस्टीट्यूशन भी बनाया जाए, सेकेंडली आपका था कि इसे स्कूल की डेफिनेशन में, जब स्कूल की डेफिनेशन में चला गया तो ये सेपरेट इंस्टीट्यूशन नहीं होगा एज पर जो डेफिनेशन है। तो अब बाकी तो प्रिंसिपल एग्री है, लेकिन अगर इस एकेडमिक ट्यूशन सेंटर की सेपरेट डेफिनेशन हो जाए, क्योंकि इसे एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन के तौर पे हम ले रहे हैं। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसीलिए मैंने सेपरेट बिल के तौर पर दिया था। लेकिन हमारे जो सेक्रेटरी यहाँ अब नए आए हैं उनका व्यू था कि ये ओवरलैपिंग हो जाएगी। मेरा अलग बिल देने का वजह यही थी, उसके पीछे सोच यही थी कि इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ है, ये स्कूल और कॉलेज की डेफिनेशन में नहीं आते, तो इसलिए मैंने अलग बिल दिया था। तो अब चूँकि नया बिल आ गया, अब इसमें डेफिनेशन यहाँ इंक्लूड कर दी जाए उनकी अलग से। तो सर इसी अमेंडमेंट में प्रपोज हो जाए थर्ड डेफिनेशन, एक इंस्टीट्यूशन स्कूल हुआ, सेकंड इंस्टीट्यूशन कॉलेज हुआ, थर्ड इंस्टीट्यूशन ये जो होगा एकेडमिक, इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन हो जाएगी, आप पर्पस इसमें पूरा हो जाएगा। दुरुस्त है, दुरुस्त, आपकी राय दुरुस्त है। इसके अलावा सर मेरा एक चेयरमैन साहब एक सवाल है मेरा डिपार्टमेंट से। क्वेश्चन ये है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है इस किस्म का, या मैनेज कर लेंगे ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जैसे हम दूसरे अदारों को करते हैं, अपने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इंशाल्लाह हम कर लेंगे जी, इसको भी साथ कर लेंगे। इसमें सर जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल को भी इसी लॉ के तहत हम गवर्न करते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन लॉ का इशू नहीं है, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव इशू की बात कर रहा हूँ। तो ये बेशुमार हैं सर, ये इतने बेशुमार को आप एड्रेस कर लेंगे? सर इसके बाद रूल्स फ्रेम होगी जिसमें प्रिस्क्राइब्ड मैनर आएगा, जो सेक्शन 12D के अंदर इन्होंने प्रपोजल है, उसके अंदर एक कैटेगरी होगी बेसिकली कि किन किन पे ये अप्लाई करेगा। जैसे कि स्कूल्स भी हैं, स्कूल्स की कैटेगरी पंजाब में, लाहौर में बेशुमार स्कूल्स हैं, उसका एक रजिस्ट्रेशन का मेकनिज़म होगा। इसी तरह इसका रजिस्ट्रेशन का मेकनिज़म होगा, जो फुलफ़िल करेगा वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो सिर्फ मसला ये होता है कि हम एक कानून तो बना रहे हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि हमारे में कैपेसिटी है कि उसके ऊपर अमल दरामद किया जा सके। अगर आप समझते हैं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जो पास परफॉर्मेंस देख के मुझे इतना
पॉजिटिविटी नहीं नहीं, है। शाह साहब की बात को मैं सेकंड करता हूं कि हम जिम्मेदारियां तो लेते जा रहे हैं। जिस तरह हालिया में 1-2 डिसीजन है, हमने सोशल मीडिया पर इतनी हाइप क्रिएट कर दी कि हमने मैट्रिक टेक को जो है स्कूलों में हम ले आए हैं, बच्चों को एक नई एजुकेशन मिलेगी। उसमें मैट्रिक टेक में 4 सब्जेक्ट थे, जिसमें ये था, दूसरा एग्रीकल्चर का, IT का, इसी तरह ये था फैशन डिज़ाइनिंग का। ये मैं एक ज़िले की बात करता हूँ कि हमारा ज़िला व्याड़ी, उसमें 49 स्कूलों में ये हायर सेकेंडरी और स्कूल जो है उनमें ये सब्जेक्ट ले आए। 3000 के लगभग बच्चे एक ज़िले में हैं। आप पूरे पंजाब में ले लें, ये लाखों में तादाद बनती। अभी तक हमारा ये हाल है कि हम इतना कोशिश कर रहे हैं, अभी तक वहाँ हम टीचर भर्ती नहीं कर सके। और अगर टीचर भर्ती करते हैं ना, जो लास्ट हमने 1-2 मंथ के लिए किए थे, वो टीचर 1-2 मंथ के लिए हमने टीचर करते 2 मंथ सिसने लगाए उनको भर्ती करने में। और उसके बाद इतने मसाइल आए कि वो रेट में चले गए। वो 2 मंथ की टीचर जो है उन्होंने पूरे पंजाब में हमें नाक में दम कर दिया। ये मकसद है कि वो टीचर तो आज तक हम रख नहीं सके कि वो स्कूलों में जो बच्चे हायर सेकेंडरी में या वो पढ़ रहे हैं हाई स्कूल्स में, वो बच्चे आवारा फिर रहे होते हैं जब वो पीरियड होता है। और उनके पेरेंट्स, वो बच्चे कहते हैं कि हमारा सब्जेक्ट चेंज करो, ये सब्जेक्ट रखवाए क्यों हैं जब टीचर नहीं है। इसी तरह जो हमने रैशनलाइजेशन किया है, उसमें हमने ये किया रैशनलाइजेशन में कि हमने उधर हायर सेकेंडरी से टीचर उठाए, भाई तादाद पूरी करनी है, इधर सारे करने, उधर हमने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं रखे। वो जो हमारा हायर एजुकेशन वाला शोबा है या हाई स्कूल, वो भी फारग पड़ा है, वहाँ हम टीचर नहीं रख रहे। जब बात होती है कि हम टीचर भर्ती नहीं हो रहे, कहते हैं जी पहले ही वाफर टीचर है। वाफर है तो ये जो हमने 1 लाख के लगभग स्टूडेंट, कम से कम 1 लाख बनता है, इससे ज़्यादा होंगे जो आवारा फिर रहे हैं बेचारे, अपने पीरियड में फिर रहे होते हैं, कोई टीचर ही नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना, वाकई शाह साहब बड़े अहम। शाह साहब ने पहले बड़ी ब्रीफिंग तैयार की थी, हमने सेक्रेटरी साहब के साथ भी डिस्कशन किया। ये पैफ के हवाले से इन्होंने खुद विज़िट किए। आज शाह साहब को बुलाने का मकसद ये कोई हम किसी को ना डिग्रेड करना होता है, मकसद है कि मसाइल का हल चाहिए हमें। ये डिस्कशन करके ये शाह साहब ने खुद विज़िट किया अपने ज़िले के पैफ के अदारे, और इन्होंने रिपोर्ट दी आकर। चेयरमैन साहब, अभी ना हमारे पास 9th के रिज़ल्ट आए थे पीछे। चिन्योट की पोजीशन ये थी कि उसका जो ओवरऑल रिज़ल्ट था वो तकरीबन 50% के करीब था। अच्छा, अब उसके अंदर उन्होंने वो बड़े DCC की मीटिंग थी, तो उन्होंने कहा जी हम पता नहीं सूबे में हम किस नंबर में। मैं कहा यार सूबे का हमारे साथ मसला नहीं है, ना हम जिम्मेवारी ले सकते हैं, आप मुझे बताओ कि चिन्योट में क्या पोजीशन है स्कूलों की। वो बड़े दाएं बाएं आगे पीछे हो रहे थे। मैंने कहा यार बताओ कि सबसे अच्छा रिज़ल्ट किस स्कूल का है। तो उन्होंने कहा ये एक स्कूल है फलाना, उसका 95% पासिंग है। तो मैंने कहा सबसे कम कितना है, तब वो फिर आए बाएं शे। मैंने कहा यार बताओ जो भी है आपके। उन्होंने कहा जी 5%। एक स्कूल का रिज़ल्ट था 5%। तो अब चीज़ ये है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग हमारा काम है, वहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस ये 225 बच्चा था, 225 बच्चा था, 5% रिज़ल्ट था। तो ये तो है पहले डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस। अब इनके ऊपर आप हमजे साहब और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, पता नहीं किधर से पूरी करेंगे। जनाब चेयरमैन, अगला तो काम पूरा नहीं हो रहा, अब ये भी करना शुरू कर दें। जनाब चेयरमैन, नहीं ये एक हमजा साहब, ये हमारे सेक्रेटरी साहब ही हैं, ये तशरीफ फरमा, इनसे सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि ये जो ऑलरेडी मैं खुद उसको बयान करता हूँ जी, मैं खुद उसको ज़रा वजाहत करता हूँ। नहीं गप्पा से नहीं मार रहे, पहले डेफिनेशन जो बात जनाब चेयरमैन आपने की है स्कूलों के हवाले से, कोर्सेज के हवाले से, यही बात जो है ना, जो ग्रां गुजरती है, मैंने यही बात की थी कि हम कर क्या रहे हैं कि रात को कोई ख्वाब आता है कि हमने ये काम करना है, सुबह हम ड्राफ्ट लेके जाते हैं, हफ्ते में वो हम पास करके ले जाते हैं। अब उसकी जो कोई प्री रिक्विजिट होते हैं उस पर हमारे जो इम्प्लीमेंटेटर हैं कोई बात नहीं करता कि भाई इसके ये चीज़ें होंगी तो ये चलेगा, अदरवाइज़ ये नहीं चलेगा, ये फायर बैक करेगा। तो इसका भी यही बहुत सारे और दीगर मामलात की तरह इसके साथ भी यही हुआ है, जो बड़ी हाइक क्रिएट की गई ये मैट्रिक टेक की। अब जो उसकी ज़रूरियात थी, हालांकि ये तजर्बा पहले किया जा चुका था, उससे ही सब सबक हासिल कर लेते। उस वक्त बाकायदा टेक्निकल स्कूल बनाए गए थे। अच्छा,
अब वो एक मंसूबा फ्लॉप करके बंद करके फिर आप सबक नहीं सीख रहे, फिर आप जो है नई बोतल में पुरानी लेके आ जाते हैं शराब। तो उसमें यहाँ भी वही हुआ है। मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि आप ये करने जा रहे हैं तो आप मेहरबानी करें, पहले इसके लिए तैयारी करें, पहले माजी के जो आपके सबक हैं उनको ज़रा बरक खोल के देख लें कि वहाँ क्या हुआ था। तो आप इस तरह सिर्फ ये 4 दिन खबरें बनेंगी, लेकिन इसके बाद इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसमें जैसे आपने बताया कि 2 माह पहले लगे, फिर वो 2 माह बाद आपने वो लोग फ़ारग कर दिए, 1 साल का उनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, महकमा सोया हुआ था, क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया था उनके साथ साल का या 9 माह का, तो अब फिर 2 माह बाद आपने फ़ारग कर दिया, वो कोर्ट में ही जाएंगे बिला वजह कि आप लिटिगेशन आप गले डालते हैं, आप गवर्नमेंट के बुराई आती है गवर्नमेंट के खाते में। तो उसमें ये सारा प्रोसेस हुआ है। अब जो बात शाह साहब कर रहे हैं, शाह साहब इसमें ये चूँकि रजिस्ट्रेशन है मैंडेटरी हो जाएगी, इसमें ये अब खुम्बियों की तरह ये बनी हुई हैं। इस वक्त जो अकेडमीज़ हैं, कोचिंग सेंटर हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है महकमे के पास कौन है। मैं बल्कि अमजद भाई से इजाज़त चाहूँगा, ये मुतबादल एक सिस्टम बन चुका है। और मैं हाल ही में हमारे बूरे वाला जो सिटी ऑफ एजुकेशन उसको कहते हैं बूरे वाला को, वहाँ ये प्राइवेट जो इसी टाइप की अकेडमीज़ हैं, उधर गैंग बने हुए थे बच्चों के, और उनकी इतनी बयान किस्म की लड़ाई हुई कि एक बेचारे के बच्चे का मर्डर हो गया और 4-5 वो दूसरा ज़ख्मी हुए, शदीद ज़ख्मी। और पहले से तमाम मीडिया प्रेस दे रहा है कि ये एकेडमीज़ में डान बने हुए हैं, छोटे डान, ये वो खबरें लग रही हैं। उसके बाद उन्होंने एक एकेडमी वाले ने दूसरे एकेडमी वाले के साथ साथ है वो उन्होंने चैलेंज किया कि आज आप भी तैयार होकर आए, हम भी तैयार होकर आए। वो 40-50 लड़कों ने एक दूसरे पर फायरिंग की। ये तो अल्लाह ताला का करम है कि चलो एक बच्चे बेचारा जवान बच्चा अल्लाह को प्यारा हुआ। जिस टाइप की उनकी जंग थी या लड़ाई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान का ख़तरा था। ये वाकई अगर इनको हम प्रॉपर तरीके से, अगर उन्होंने प्रॉपर गार्ड रखे होते, प्रॉपर वहाँ सिस्टम होता, वो हमारे स्कूल एजुकेशन के अंडर चल रहे होते, हम उन पर पाबंदियाँ लगाएंगे, भाई ये काम आप करो, इस किस्म के वाक़यात फिर इस तरह तो नहीं होते। उनको पूछने वाला ही कोई नहीं है बच्चों को वहाँ। उसमें जनाब चेयरमैन, ये तो एक इंसिडेंट है। इससे भी अगली बात जो है, किसी के पास चूँकि रिकॉर्ड नहीं, उनका एजेंडा क्या है, वो अंदर बच्चों की ज़हन साजी क्या कर रहे हैं, वहाँ पढ़ा क्या रहे हैं, तरबियत क्या कर रहे हैं, कोई पता नहीं किसी को। अच्छा, अब मनशियात वहाँ क्या हो रहा, क्या सिलसिला है। इसके अलावा स्कूल में फिर कुछ ना कुछ होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वहाँ कोई नज़्म ज़ब्त होता है, कोई ना कोई चेक होता है। एकेडमी में तो बच्चों को सिर्फ रिलैक्स ही किया जाता है कि आप पे कोई कदगन नहीं है, कोई यूनिफॉर्म की नहीं है, कोई बोलने चालने की नहीं है, कोई एथक की नहीं है, क्योंकि वो एक प्राइवेट बिजनेस के तौर पर अडाप्ट किया है कि बच्चों को खींचना, फांसना, खींचना भी लफ्ज़ नहीं है, फांसना है। तो वो हर एक दूसरे से बढ़ के ऑफ़र कर रहे हैं। तो बढ़ के फिर इस तरह के जो मसाइल जिनकी तरफ आपने, इसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट के और दीगर ऐसी कहानियाँ जो ज़बान जेब नहीं देती। अमजद भाई, ये मेरा ख्याल है इस पर ज़्यादा बहस इसलिए ना करें कि ये आपके बिल पर मेरा ख्याल है कंसेंसस से सभी लोगों ने आप बल्कि अप्रिशिएट किया था कि आपने बहुत अच्छा बिल लाए हैं, ये बहुत वक्त की ज़रूरत थी। अब तो शाह साहब या हम लोग या आप लोग मैकेनिज़्म पर बात कर रहे हैं कि इसको अमल दरामद इस पर किस तरह होना चाहिए, इसके रूल्स रेगुलेशन किस तरह इसको बनाना चाहिए, ये मैकेनिज़्म के बारे में हम बात करें। इसके ये तो इस फेवर में तो सभी लोग हैं कि ये होना चाहिए। उस पे आ जाते हैं मैकेनिज्म पे। एक क्लर्क होता है, उसके पास एप्लीकेशंस आती हैं, कमेटी बनी हुई है, प्राइवेट लोगों की कमेटी होती है, जिसने वो विज़िट करना है तो उसको एज सच वो एक हर चूँकि तहसील की अलग है, हर ज़िले की अलग है, इसलिए वो पंजाब बेस्ड है नहीं, तो उसी ने ही अपना काम, वो पहले ही साल में को 5, अब नया स्कूल तो बन ही रहे, उनके पास को करने को काम तो है नहीं, तो ये आ जाएंगे तो वही कमेटी, वही क्लर्क, अगर एक आध और उनके साथ लग जाएगा तो उसमें कोई एक्स्ट्रा बर्डन कोई नहीं आने वाला। लेकिन एक तरफ जब ये सिस्टम चल निकलेगा, उसमें जो बात हो रही है कि इसके साथ साथ बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो वो लोग अर्न कर रहे हैं और उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है और कहीं को गवर्नमेंट को पैसा नहीं जाता, वो रेगुलेशन के साथ साथ वो भी एक पहलू है इसका।
तो सारे दोस्तों को मैं बहुत मशकूर हूँ कि सब ने इसको बिल को यूनानिमसली पास कर दिया था। अब तो ये उसकी शेप चेंज हुई है, तो इसमें ये शाह साहब ये कोई इतना इशू है नहीं है, वो ही बड़ी आसानी के साथ जी लॉ वाले जी इस पे आप अगर कोई सर अगर इजाज़त हो तो मैं थोड़ी सी सबमिशन करना चाहूँगा। नहीं, एक मैं बात करूँ आपसे, क्योंकि मैं भी आपसे रिलेटेड हूँ, रांझा साहब जानते हैं, आप बात को ना बात का हल निकाला करें, पैनिक ना किया। मैं उनसे बात करने से ये बहुत अच्छा बिल है, इसको पैनिक नहीं करना। लास्ट भी आपने कहा था आप हल निकालना। मैंने एक बात इन्हें सुनाई थी, आज मैं सबको सुना देता हूँ। वो किसी ना पंचायत में किसी एक पंच के पास एक फैसला चला गया, वो एक बंदे ने कहानी शुरू की, उसने क्या सुनाना शुरू किया, उसने कहा बात तो आप ठीक करते हैं। उसके बाद दूसरे ने शुरू कर दी जो मुल्ज़िम पार्टी थी, हाँ उसने सुनाई, उसने कहा बात तुम भी ठीक कहते हो। वो तीसरे बंदे जो बैठे थे मेरे जैसे ने कहा दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं, उन्होंने कहा तुम भी ठीक कहते तो मेरे ख्याल है ये वायद बिल है जो डिपार्टमेंट भी एक्सेप्ट कर रहा है, मूवर भी समझो हम सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं तो हमें दूर करके फौरी इस बिल को पास करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बिल है। एक हम बहुत बड़ा सिस्टम जो पाकिस्तान बनने क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक उसको कोई पूछने वाला नहीं हो, एक सिस्टम में आ रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। ये तो बल्कि बड़ा नेकी का काम है कि वो बच्चे एक डिसिप्लिन में आ जाएंगे। हम स्कूल एजुकेशन जो मर्ज़ी कर लें, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, लेकिन एक सिस्टम चल तो रहा है ना, सब कुछ हो भी रहा है। हम उसको मज़ीद जो है वो अच्छा करने की हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब कोशिश करो बेहतरी आ ही जाती है। अल्लाह ताला उसमें ऐसे लोगों के साथ पूरी मदद होती है कि जो पॉजिटिवली सोच ले मैंने ये काम करना है। तो ये तो बहुत अच्छा मेरा ख्याल है कि सोच अमजद साहब का ये बिल जो है ना, दूसरे बिल पर तो कोई लोग बातें करते हैं, ये तो ऐसा बिल है जिस पर हर हमारे मेंबर ने, महकमे ने, सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि बहुत अच्छा बिल है। और ये बिल ऐसा जो फौरी जा रहा है आगे, नहीं तो अमजद साहब के बिल जो है ना उनमें काफ़ी ब्रेकें लगती है, ये तो फौरी आगे आगे जा रहा है। मेरी गुजारिश होगी कि बिल तो वो रोक ही नहीं सकते, ज़रा उनसे पूछ रहे हैं। मैं वैसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पॉजिटिव, पता क्या जी, कानून कहते हैं ना मोम की नाक जिधर मरोड़ लो भाई, अच्छा पास तो इस कमेटी ने करना है, उसमें सिर्फ कुछ जिस तरह ये पहले उन्होंने भी पॉइंट आउट किया है कोई लीगल नहीं वो कर रहे हैं। मैं तो वैसे आजरा है तफन्नुन उनका कहना है पॉजिटिव करना है आपने कि ये सर इजाज़त मैं एक बार डिपार्टमेंट से करना चाहता हूँ कि ये जो सारी एकेडमीज़ हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं या वो प्राइवेट स्कूल से दाखिला उनका जाता है, मैट्रिक और मिडिल का और 9th क्लास का, या फिर किसी गवर्नमेंट स्कूल से जाता है। जब ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो फिर किधर से जाएगा दाखिला उनका? क्या इनको कोई कोटा दिया जाएगा या फिर वो किसी और स्कूल पर डिपेंडेंट होंगे? नहीं वो तो फिर नहीं, एकेडमी से एडमिशन दाखिले नहीं भेजती हैं। एकेडमीज का काम दाखिले नहीं भेजना है, वो बल्कि इनका चेक आएगा, इन पे चेक आएगा। ये एक 2 नंबरी हो रही है सिस्टम के साथ। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं। मैं वही कर रहा हूँ ना, ये मैं इस पे मैं सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से भी मिला हूँ। मैंने ये एक ट्रेंड बन रहा है जो बच्चों को और हमारी पूरी नस्ल को तबाह कर रहा है कि बच्चा दाखिल हो जाता है स्कूल में, कॉलेज में, वो जाता नहीं। ये बहुत है अच्छा, निशानदेही अच्छा वो जाता नहीं है, होता है। इसका मतलब है उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं हो रही। जब कोई बच्चा किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं जाता, मैं वही बात कर रहा हूँ, वो स्कूल में जाते ही नहीं है, उधर उनके एडमिशन उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं हो रही। ये अपने अब कोई एडमिशन जाता है ना, उसमें 75% अटेंडेंस मस्ट है जब बोर्ड में एडमिशन जाता है। अब जो बच्चा स्कूल आया ही नहीं तो वो 75% कहाँ से आ गया? तो ये सारे स्कूल जो मैं वही कर रहा हूँ। अमजद भाई जो भाई कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि वो ये एकेडमीज में ऐसा ही होता है। हमारे बच्चे आपके नोटिस में सभी के वो एडमिशन उनका कहीं ना कहीं होता है। मैं वही कहता हूँ, वो नहीं जाना चाहिए ना, नहीं जाना चाहिए। मैंने कई स्कूल पॉइंट आउट किए, वहाँ वो अपने जॉब सिक्योर करने के लिए, सीट सिक्योर करने के लिए, ठीक है ना, वो बच्चे दाखिल कर लेते हैं कि जी हमारे पास इतने बच्चे हैं। वो बच्चे होते नहीं हैं फिजिकली। अच्छा, अब वो उसमें फेवर कर रहे होते हैं, वो बच्चे आते नहीं हैं, तो उसमें वो वहाँ एक मास्टर की सीट बढ़ जाती है कि वो ट्रांसफ़र नहीं होता, रैशनलाइजेशन में नहीं आता। तो ऊपर हेड मास्टर के नंबर होते हैं कि जी हमारा इतने % रिज़ल्ट आ गया। जब ये रेगुलराइजेशन हो जाएगी
हर बच्चा जो रजिस्टर नहीं, लेकिन सर मैं वही कर रहा हूँ ना। शाह साहब इसका सबसे आसान हल है, एक राव साहब इसका सबसे आसान हल है बायोमेट्रिक बच्चों की हाज़िरी। वो बच्चा जाएगा, हाज़िरी तो लगाएगा ना, जो जा ही नहीं रहा 6 माह साल। एक मिनट, ये जब हम कहते हैं बायोमेट्रिक हाज़िरी टीचर्स की होनी चाहिए, बच्चों की होनी चाहिए, जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स में है, तो हम ये हमारा महकमा और एडवांस हो जाए, कहते हैं जी वो तो हमने मैनेज कर लिया है, वो आइज़ वाला सारे कैमरे लग रहे हैं, वो बायोमेट्रिक हो जाए, वो एक डिवाइस होती है, कितने खर्चा है। साहब आपकी इजाज़त से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मैट्रिक कब किया है? मैंने 1979 में। 79 में एकेडमिक प्राइवेट स्कूल हैं थे ये? नहीं, कुछ भी हमने तो कभी ट्यूशन का इसी बात में मैं आता हूँ, ये फेलियर तो हुआ ना सिस्टम की वजह से। हाँ, ट्यूशन सेंटर इसीलिए ट्यूशन सेंटर मैंने 86 में किया। ईमानदारी की बात है, मुझे अभी भी कोई पूछ रहा है एक्टिव वाइज टेंस वगैरह, कोई टीचर को नहीं आते इस टाइम। तो मेरी बात एक से एक मेरी बात जी भाई, उस वक्त मैं देखता था भाई नालायक कोई शायद ही नालायक स्टूडेंट होते होंगे प्राइवेट में जाते होंगे जो नए उस वक्त खुले थे 86 में। ट्यूशन जो कोई टीचर पढ़ाता था बड़ा मायूब समझा जाता था। मायूब समझा, टीचर की इज्जत क्यों खत्म हुई? जी कंपटीशन होता था। मुझे 17 साल हो गया सियासत में, मैं हर दफ़ा सुनता हूँ, हर साल सुनता हूँ, जितनी गवर्नमेंट्स आई 1 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, 1 करोड़ स्कूल से बाहर है। जब यहाँ मीटिंग होती है 27 लाख पैफ ने स्कूलों में बच्चे ले आए, ये सब फेक स्टोरियाँ हैं। अगर बच्चे स्कूलों में आते हों, आप नेक्स्ट साल देखेंगे 1 करोड़ बच्चा बाहर है। अगर हमने झूठ बोलना है, जिस तरह मीटिंग्स करनी है, तो इसका तो फ़ायदा कोई नहीं। मेरी बात बढ़ी सकता है। नहीं, हम तो जिस तरह या सिर्फ वजह करप्शन है, इस सिस्टम को तबाही करप्शन ने किया है। भाई 17 साल हो गए मुझे सियासत में, हर दफ़ा हर साल सुनता हूँ, टीवी पे चलता है 1 करोड़ स्टूडेंट बच्चा स्कूलों से बाहर है। जब यहाँ मीटिंग होती है, पैफ वाले कहते हैं जी हम 1 साल में 27 लाख स्टूडेंट ले आए हैं, वो कोई फिगर ही चेंज कर लें। ये बाद में पैफ मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल मैं दे रहा हूँ। चेयरमैन साहब एक और बड़ा हकीकत की तरफ आए, खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। ये करप्शन क्यों बढ़ी? अगर स्कूलों की पढ़ाई ठीक होती, अगर मेडिकल सहूलतें सही मिलती, तो ये करप्शन, माँ बाप क्यों करप्शन करते हैं? ये 2 मेन वजह हैं भाई। हर बच्चे की, हर वालिदैन की ख्वाहिश है मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, हर टीचर की ख्वाहिश है। इतनी फीसें कहाँ जाते हैं? हम सच बोलने नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। अब मेयार इसलिए गिरा है ना। शाह साहब आप बात कर लें, उसके बाद वाइंड अप की तरफ मुख्तसर फिर हम राय लेते हैं। मैं थोड़ी सी मुख्तसर बात ये करना चाह रहा हूँ, एक बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड जो है ना वो अभी हम देख रहे हैं। हमारे में से जितने लोग किसी सिंडिकेट के मेंबर हैं, वो इस चीज़ की तायीद करेंगे कि इस दफ़ा जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं ना, फिज़िक्स मैथ्स केमिस्ट्री वगैरह, उनमें दाखिले बिल्कुल कम हो गए। ये बिल्कुल अब हमारे पास फैसलाबाद जो GC फैसलाबाद है, उसका सबसे बड़ा डिपार्टमेंट फ़िज़िक्स का है, और उसके अंदर दाखिले मेरे ख्याल में 1 या 2 या शायद हुए ही नहीं। तो अब जो आपके पास ना फिज़िक्स का टीचर होगा, ना केमिस्ट्री का होगा, ना आप भर्ती कर रहे हैं, तो लोगों ने गिव अप कर दिया है उन सब्जेक्ट्स को, और कल आपको ये टीचर ही नहीं अवेलेबल होंगे। हमने पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क इस वक्त कर दिया हुआ है। आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर रहे, तो वो किसने जाना है? फार्मा टेक में सारे जा रहे हैं या LLB में जा रहे हैं? ये हो रहा है अब आपके साथ। ये हमारा काम है आपको बता देना कि ये हम ऑन ग्राउंड देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। में हुआ है, ये सारी यूनिवर्सिटियों में हो रहा है। प्राइवेट में कितनी फीसें बनती हैं? मैंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में, 1000 रुपये फीस थी सालाना। आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाए, करप्शन जब तक ये ईमानदार का आप जितनी मर्जी बिल लाएँ, जितनी मर्जी अमेंडमेंट लें, हम मानने को मैं तो कम से कम मानने को तैयार, जब तक करप्शन नहीं खत्म होगी कोई सिस्टम नहीं ठीक होगा। चलो हम कोशिश कर रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं, कोई बेहतरी तो आएगी ना। इन्हें बंद करें, ये फीसों को कंट्रोल करें, लोग स्कूल की तरफ जाएं, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाएं। इसलिए जो गवर्नमेंट की सियासत की जिम्मेदारी है हेल्थ और एजुकेशन दे। अकेडमीज इधर आएंगी तो हम प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करते जा रहे हैं, बेड़ा गर्क कर लिया हमने सिस्टम का। ये आप हर चीज़ में अथॉरिटी, हर चीज़ में ये हम सरकारी मुलाजिम सिर्फ पोस्टिंग के लिए हर चीज़ को कहते हैं ठीक है जी। सर पहली गुजारिश तो ये है कि ऑनरेबल कमेटी की जो लास्ट मीटिंग बिल के हवाले से हुई थी, अगर वो रिकॉल की जाए तो हमारी सबसे पहली सजेशन ही उसके अंदर ये थी कि इंडिपेंडेंट बिल की बजाय जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसी के अंदर अमेंडमेंट की जाए। तो आपकी मेहरबानी उस वक्त नहीं मानी थी, अभी मानी है, तो ये इस चीज़ का सबूत है कि लॉ वाले
आपको ट्रूली असिस्ट करते हैं ऑनरेबल कमेटी को और वर्कआउट करके आते हैं। का काम ही यही है जी। और दूसरा सर, ये जो बिल है जाहिर सी बात है कि ये भी मैं हमेशा रिपीटेडली कहता हूँ कि ये ऑनरेबल कमेटी का ही प्रेरोगेटिव होता है कि बिल को एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट कर नहीं सकती एज़ पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर, या उसमें बेहतरी के लिए तजावीज़ को रिकमेंड करे। तो प्रिंसिपली एग्रीड अच्छा है, हमने पहले भी इसी प्रपोज़ल को सपोर्ट किया था, अब भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन फॉर अ बेटर ड्राफ्टिंग मेरी सबमिशन होंगी, वो मैं आपका साथ भी चाहूँगा क्योंकि आपकी मुशावरत से जो आपने प्रोपोज़ की है इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन, ये बेसिकली टेक्सचुअल अमेंडमेंट है। पूरी जो क्लास है उसको सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ 3 अल्फाज जो है आप उसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो मेरी सबमिशन ये होगी कि पूरी उसको सब्सटीट्यूट करने की बजाय जो 3 वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं वो सिर्फ इंसर्ट किए जाएँ। जो दूसरी सर बी पे है 10 पे, ये अननेसेसरी है क्योंकि आपकी पहली डेफिनेशन से ये कंट्राडिक्ट कर जाती है कि वो इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में ये चीज़ें आनी चाहिए, स्कूल की डेफिनेशन में नहीं आनी चाहिए, कि ये 2 सेपरेट चीज़ें हैं। तीसरा सर जो 12D है, इसको पढ़ के मुझे लगता है कि आप रूल्स बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये अमेंडमेंट 12D में नहीं आएगी, ये 13 में आएगी क्योंकि सेक्शन 13 पावर टू मेक रूल्स है, इसको वहाँ पे शिफ्ट करके ले जाएं और इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको इन अकॉर्डेंस विद ऊपर जो आपने इंस्टीट्यूशन का वर्ड यूज़ किया है वो यूज़ करें। और इंस्टीट्यूशन में ये वाइडर हो जाए कि गवर्नमेंट को पावर जो है, इंस्टीट्यूशन मीन स्कूल है, कॉलेज है, एकेडमी है या ट्यूशन सेंटर है, सबसे मुतालिक मेकनिज़्म बनाने की पावर उनको मिल जाए जो पहले नहीं है, जेनेरिक एक वर्डिंग है। तो ये मेरी हम्बल सबमिशन थी, अगर ऑनरेबल कमेटी इससे एग्री करे तो ये ज़रा बेहतर ड्राफ्टिंग हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, उसमें 13 में कर ले, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है सर, सभी लोग आपकी तजवीज़ आज ही कर लें जो करना है। ये अच्छा बिल है, इसको जल्दी जल्दी पास होना चाहिए जी। अभी तक पता नहीं है आफ्टर द मीटिंग सर कोई नहीं अभी जिन्होंने दे दी है उनको तो आई नहीं। नहीं मैडम को कहीं से इतला आई है। सर पता क्या, बाज़ बातें ऐसी जिस तरह पहले निशानदी हमने की है ना, कोई अमल दरामद हो ना सारी चीज़ों पर, फिर सख्ती हो। हम कभी भी इस हक में नहीं है कि टीचर जाकर अपने कारोबार करें, जाकर ज़राअत में अपनी काश्तकारी करें और आकर घंटा बैठकर चले जाएं। हम इस हक में भी है कि सख्ती की जाए, लेकिन साथ साथ उनको इंसेंटिव दिए जाएँ, उनको पता चले भाई वो दूसरे कामों में दिलचस्पी छोड़े, सिर्फ एजुकेशन की तरफ आएँ जी। ये हो गया सर, हो गया जी अमजद साहब, बिल हो गया जी। नेक्स्ट एजेंडा पैफ वाला कर लेते हैं। ये नेक्स्ट एजेंडा पैफ का आ रहा है, फिर उसके बाद सिस का आ रहा है। ब्रीफिंग ऑन द स्कूल आउटसोर्सिंग पॉलिसी एंड द कंडीशन ऑफ स्कूल्स आउटसोर्स टू पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन इंक्लूडिंग इश्यूज रिलेटिंग टू लो सैलरीज एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लेस क्वालिफाइड टीचर्स। ये सेकेंड एजेंडा है इस पे जी। इसके बाद सिस्का कर लेंगे। ठीक है। जी ये पेफ के बारे में शाह साहब, क्योंकि आपने स्टार्ट में भी हमें काफ़ी इसके बारे में इंफॉर्मेशन, आपसे स्टार्ट लेते हैं, फिर सभी दोस्त अपनी अपनी राय का इज़हार करेंगे। सर जिसका मैंने कंसर्न शो किया था, मैंने विज़िट किए थे स्कूल, उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स ये थे। एक तो जो उसका सैलरीज थी ना वो बड़ी कम थी, बाद में फिर वो बढ़ा दी गई थी, और उसके अलावा जो वो लोग भर्ती कर रहे थे उनकी भी कोई क्वालिटी वगैरह नहीं थी, और उस वक्त इनके ऊपर कोई चेक भी नहीं था, जो कि बाद में जो है ना फिर उन्होंने एक तब्दीली की थी और जो AEO हैं वो जाके उन्होंने कोई चेक करना शुरू किया था। तो इस वक्त
फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे अंदाज़ा नहीं है कि उसकी वजह से क्या इम्प्रूवमेंट हुई। मैंने लेटली नहीं, इसके बारे में बताइए है कि मैंने नहीं जाके देखा, ये पैफ के दोस्त बैठे हैं, मैंने इस पर पूरा, एक तो होता है ना किसी की सुनी सुनाई बात, मैंने प्रैक्टिकल भी देखे हैं सारा सिस्टम, और उसके बाद मैं अपने पूरी शोर्टी से बात कर रहा हूँ कि नहीं मैं पहले बाद में ब्रीफिंग लेते हैं ना। मैं पहले हमने लास्ट कई मीटिंग्स में पैफ का, शायद भाई इधर आज तो वो उधर ट्रेनिंग में बिज़ी हैं, बात हुई है, मैंने उनको कहा कि भाई आज का एजेंडा सबसे ज़्यादा पैफ के ऊपर है। उसकी रीज़न क्या है कि हमने पैफ को आउटसोर्स अदारे तो किए जा रहे हैं, हम स्कूल और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हम उनके हवाले किए जा रहे हैं। ये मेरे पास इधर मेरे मोबाइल में इतनी पिक्चर्स हैं कि जो पहले स्कूल हमने इनके हैंड ओवर किए थे और आजकल उनकी क्या हालत है। ये एजुकेशन तो बाद की बात है ना, जो हमने बिल्डिंग्स उनके हवाले की थी, जाकर देखे गेट टूटे पड़े हैं, दीवारें गिरी हुई हैं। वो एक एक स्कूल में 10-10 रूम के स्कूल थे ना, एक एक रूम में वो पढ़ा रहे हैं। वही जो प्राइवेट उनके स्कूल थे उधर से वो लेकर बच्चे इधर लाकर वो सारा सिस्टम ऐसे किया हुआ है। या मैं ये नहीं कहता कि 100% वहाँ तबाही हो रही है, 20%, 25%, ये एक मिनट में शादी ये का 20-25% जो है, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे लोग भी हैं जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे अदारों को उन्होंने साफ़ सुथरा भी रखा। 80% में ये रेशो, बल्कि मैं कम बता रहा हूँ, जाकर विज़िट करें। मैंने शाहिद साहब को भी कहा है, ये अदारे के हमारे जो दोस्त बैठे, जाकर विज़िट करें उन स्कूलों का, और उसके बाद जाकर ये हकीकत है, रोना आता है कि उन स्कूलों में जैसे आग नहीं लग जाती तो कोई पानी नहीं हमारा, हालांकि हर स्कूल का पानी मंजूर शुदा है, कोई पानी नहीं लग रहा उधर। कोई जो हमारे उधर ग्राउंड्स बने हुए थे वो बेकार हो चुके हैं, वो एक कमरे तक महदूद है, सिर्फ उनका काम है पैसे लेना हमसे, और उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। सभी लोगों का मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो लोग कह रहा हूँ जो मैंने विज़िट किया है, और मैं वो पिक्चर्स आपको सेंड भी कर दूंगा और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। और मुख्तलिफ प्रोवेंस से भी मुझे आ रही हैं पिक्चर के, ये देखो पहले क्या हाल था, अब क्या हाल है। एक बात तो ये होगी। दूसरी जो हमने कहा था कि सैलरी जो है ना बच्चियों या बच्चे बेचारे, उनको बहुत 8,000 10,000, वो हमने 20,000 कहा है, और हमने पैफ की तरफ से इन्होंने आर्डर भी किया है कि वो थ्रू बैंक दें। मेरा ख्याल है कि वो बैंक कोई बहुत कम अदारे जो हैं बैंक की थ्रू दे रहे हैं, अदरवाइज़ वही रूटीन चल रही है जो पहले वाली है। तो ये तो मेरे इस बारे में ऑब्जर्वेशन है कि हम इनसे यही बार बार कहते हैं कि आप ख़ुद विज़िट करें जाकर, जो लोग हमने उधर बिठाए हुए हैं सिर्फ उन पर डिपेंड ना करें। ये जब मेन ऑफिसर निकलता है ना, या जब मेन हेड निकलेगा, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो निकलें, उन स्कूलों के विज़िट करें। मैं देख 1 महीना ये काम कर लें विज़िट का, महीने बाद देख लें, एजुकेशन भी अच्छी हो जाएगी, वो अदारे भी साफ़ सुथरे रखेंगे। अब मैं शाह साहब से अमजद साहब, मैं अनपढ़ बंदा हूँ, अगर इस मीटिंग की कार्रवाई उर्दू च ना आई तो मैं आइंदा मीटिंग नहीं आवांगा। बिल्कुल, मैं तुहानू बड़ा वादे कर दिया। मैं वो बंदा नहीं हाँ कि मैं आके हाज़री ला के तो मैं चला जा। मैं किसी गलत नू गलत कहने की मैनू अल्लाह तौफीक दी है, शहीद सामने कहने की शहीद तौफीक दी। आइंदा उर्दू होगी कार्रवाई तो मैं आवांगा, वरना मैं इस कमेटी की किसी मीटिंग नहीं आवांगा। तो पंजाबी बोल रहे हो? नहीं, मैं गुजारिश करा कि उर्दू की कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं शाह साहब, आप पता क्या, वैसे आप हमारे बड़े सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, ये अब हाउस ने बाकायदा इजाज़त दे दी है कि आप जिस लैंग्वेज में मर्जी बात करें, उसमें बाकायदा कानून पास हो गया। कि उर्दू में कदों है एजेंडा जनाब भाई जी कमेटी? अच्छा, आप चाहते हैं कि उर्दू में एजेंडा आना चाहिए? ये आइंदा ऐसा हो जाएगा जी, ये बुट्टर साहब आप तमाम मीटिंग्स में कोशिश करें कि उर्दू में तो लाजमी हो, पढ़ सकना, बल्कि इंग्लिश एक पेज इंग्लिश एक पेज उर्दू, जिस तरह रूटीन होती है। हाँ, ये तो बुट्टर साहब आपका हुक्म हो गया जी। शाह साहब, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान दी क्लास 51 के अंदर ये बाकायदा तय करता गया हुआ है कि ये सारा ऑफिशियल वर्क साडा जिहड़ा है उर्दू च होएगा। लेकिन साडी बदकिस्मती है, असी वायलेशन दे मुर्तकब होने बार रिपीटेडली। हाँ, ये तो अब हाउस में पंजाबी सिंधी सब कुछ उन्होंने चला दी। मैं इस गल नूं कीता और स्पीकर साहब ने डायरैक्शंस भी जारी करते। इत्थे मेरी ते कमेटी दे अंदर आना शुरू हो गया। मैं ते लेबर दी कमेटी च इस वेले उर्दू च नहीं, बुट्टर साहब हमारी तमाम कमेटीज़ के ह्यूमन रिसोर्सेज के मिनट्स जो हैं वो उर्दू में आ रहे हैं।
किए जाते हैं। चलो कोशिश नहीं, अच्छी बात है कि वो कई लोग प्रॉपर नहीं समझ आती उर्दू में, ज़रा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब तो बड़े टूल्स हैं सर। ये अब आपसे गुजारिश है कि आप इसका जो है जवाब जो हमारे शाह साहब ने कहा, मैंने कहा राव साहब आप भी कुछ कह लें, फिर बाद में वो जवाब दे दें। उन्होंने पहले नहीं, मैंने तो मुशाहिदा करता हूँ। देखो जी, मेरी एक ड्यूटी है, मैं इस हम सब लोगों की कि हम इस एजुकेशन कमेटी में हम कोशिश करते हैं कि बेहतरी हो, और कभी मेरा ख्याल है कि हमारा रवैया प्यार वाला ही होता है सभी से, भाई मेहरबानी करें, ऐसा ना हो ऐसा ना हो। जो जहाँ परेशानी किसी को होती है हम ऑब्जर्व करते हैं, वो इन तक पहुँचा देते हैं। राव साहब आप नहीं शुरू करें, स्टार्ट करें। चलो आप सर पैफ की तरफ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो ऑनरेबल मेंबर्स और स्पेशली चेयरमैन साहब की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमने नोट की हैं। शाह साहब ने जैसे फरमाया तो बिल्कुल हम इसको विज़िट्स को भी बढ़ाएंगे, जो आपके कंसर्न्स हैं उनको भी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग माशाल्लाह जो पब्लिक की एक नब्ज़ है उसकी तर्जमानी करते हैं। जैसे अमजद अली जावेद साहब ने जो अब बिल लाए हैं, देखें वो बिल्कुल एक कंसेंसस है इस पे डिपार्टमेंट का, तमाम मेंबर्स का, क्योंकि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। इसी तरह जो आपके कंसर्न हैं आउटसोर्सिंग के हवाले से वो भी हमने नोट डाउन किए हैं। तो इसमें सर ये हुआ था कि आउटसोर्सिंग का जो प्रोसेस शुरू हुआ, सबसे पहले तो जो कैबिनेट से अप्रूवल ली गई इसकी आउटसोर्सिंग के मॉडल की और इसकी जो क्राइटेरिया इसमें अडॉप्ट किया गया, वो कैबिनेट से हमने 2024 में सितंबर 2000 तो इसका आगाज़ किया गया। तो इसमें सर हमने अभी 2 फेजेस में की है अभी तक। एक मिनट प्लीज सर, ये आउटसोर्सिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई? तरह है कि जो लो परफॉर्मिंग स्कूल थे तो उनको आइडेंटिफाई किया गया, उसके लो परफॉर्मेंस की जो वजह थी सबसे बड़ी ये थी। तो उसके हवाले से ऐसे स्कूल 13,219 स्कूल थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया कि इनको फेज़ आउट करके हम करेंगे। नहीं, ये कौन से थे? प्राइमरी थे? हाँ, सब प्राइमरी थे सर, तमाम के तमाम। क्या उसमें आपको क्या महसूस हुआ कि लो परफॉर्मेंस किस लिहाज से है? लो परफॉर्मेंस सर अगर है तो क्या वो इम्प्रूव नहीं हो सकती थी? डिपार्टमेंट सर देखें, ये हमारे पास जो मिसाल के तौर पे अगर एक स्कूल है उसमें बहुत दूर दराज है, टीचर भी अगर हम लगाते हैं उसमें टीचर ही नहीं है, बच्चे भी 100 से कम है, 50 से कम है, टीचर 2 होने चाहिए कम से कम। एक प्राइमरी स्कूल एक भी टीचर नहीं है। तो जैसे इसी में मैं जो एक फ़ेज़ 1 में हमने सर किया ना 5,863 स्कूल टीचर लगाना और उनकी हाज़िरी को इंश्योर करना तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। सर मैं रिस्पॉन्ड करूँ, देखें ये बल्कि बिल्कुल इसी सवाल को मैं थोड़ा सा आगे इसी सवाल को आगे बढ़ाता हूँ कि लो परफॉर्मिंग तो हमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या पूरा पंजाब ही हम पैफ के हवाले करते हैं? हमें सिर्फ ये बता दें पंजाब में टोटल प्राइवेट स्कूल कितने हैं? आउटसोर्सिंग के बाद 13,219 में निकाल के बाकी बता दें कितने हैं? वो कह रहे हैं ना, आप तो चुने में आप तो नहीं, ये ओवरऑल हमारे पास जो ओवरऑल आप हैं 38,000 कुछ हैं सर। 38,000 कह रहे हैं? 38,000 इस वक्त हैं। पहले आउटसोर्सिंग के बाद जो हमारे पास ये स्कूल है सर 38,000 बकाया है। इसका 51,000 है टोटल जी, 51,000 है टोटल, 51,000 है 51,000 प्राइमरी स्कूल। नहीं प्राइमरी की, मैं प्राइमरी में तो टोटल बता रहा हूँ सर। टोटल मिडल हाई सब राना साहब कितने हैं इस वक्त टोटल? सब की बाइफर्केशन वाइज बता दें। बाइफर्केशन करें जी ज़रा। राना साहब ये बिल्कुल बात है, आप पहले शुरू करें। प्राइमरी कितने हैं? हाँ जी प्राइमरी, हाँ जी इदारे इस वक्त हमारे पास 27
22,000 प्लस माइनस में है तकरीबन मिडल कितने हैं? और फिर इसी तरह एलिमेंट्री इदारे के जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं वो 8,000 प्लस माइनस। सही, ठीक है भाई। सर जो 9 और 10 यानी हाई और और जो 9 वाले इदारे हैं वो 9,011 के गालबन सर। फिगर नहीं थोड़ी गल दी उधरों 38,000 के इधर 44,000 बन जा रहे हैं। सर मैं गुजारिश करता हूँ ये जो फिगर है ये सिर्फ प्राइमरी में से जो ये आउटसोर्स होके गए हैं ना उनकी वजह से आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये हमारे पास 52,000 स्कूल थे, बल्कि ये शुरू में जब 2006-07 में थे तब तो ये 63,000 थे, फिर ये कुछ इनको हमने मर्ज कर दिया था जो 7 स्कूल थे, फिर ये 52,000 हो गए थे। और ये भी फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल ख़त्म नहीं हुआ था, अगर करीब करीब 2 स्कूल थे हमने उनको मर्ज करके प्राइमरी और बॉयज़ और गर्ल्स या इनको प्राइमरी लेवल पे स्टॉकिंग पूरी कर दी थी। यानी इस तरीके से स्कूल छोटे नहीं आप भी जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है उसके टीचर की सैलरी कितनी है? सैलरी उनका 14वां ग्रेड है, 14वें ग्रेड की जो भी इनिशियल सैलरी होती है, कोई 10 साल नौकरी करके खड़ा है उसकी सैलरी ज्यादा है, कोई तो आप साल की करें ना, स्टार्ट पे आए, स्टार्ट बता दें आप। स्टार्ट तकरीबन सर 40,000 प्लस 40। आप जो आउटसोर्स स्कूल किया आपने वहाँ टीचर की तनख्वाह क्या है? सर वो तो मेरे ख्याल मुझे मैं अंदाज़न डेफिनेटली सर हमने तय किया यही। आप बताएं मुझे कोई ऐसा फार्मूला बता दें 8,000 लेने वाला 40,000 का कंपेयर किस तरह करेगा? सर 8,000 नहीं दे रहे, ये 15,000 कर लें, 20,000 कर लें। 20,000 इन्होंने कहा लेकिन वो दे 20,000 कर लें, लेकिन पता क्या है मुझे वेज जो है गवर्नमेंट मुकर्रर कर रही है उससे कम कैसे आप नहीं 20,000 वाला मुझे कहा कि मिनिमम वेजेस जब प्राइवेट सेक्टर के लिए मिनिमम वेजेस एक डिसाइडेड है, हाउ कैन डू दैट के वो ये तो छोड़े ना, ये तो है आउटसोर्स पार्टियां प्राइवेट वो नहीं मानती, नहीं देती। गवर्नमेंट के अपने मुलाजिम हैं स्कूल एजुकेशन के केयर गिवर के नाम पे, उसको 8,000 रुपया दे रहे हैं। मैं हाउस में कलप रहा हूँ 3 मरतबा 4 मरतबा मैंने बात की है। हाई स्कूल 8,000 रुपया, इससे बड़ी ह्यूमिलेशन को हो सकती है? वो बच्ची को BA होगी, को MA होगी, ठीक है ना, वो बेचारियाँ पता नहीं किसके लिए ये सरकार खुद क्या कर रही है कि 8,000 रुपया आप ख़त्म कर दें, उस जॉब डिस्क्रिप्शन को ख़त्म कर दें। नहीं अगर कानून पे अमल कर सकते आप। चेयरमैन साहब ईमानदार गाले शर्मा अठारे हो चेयरमैन साहब आपकी इजाज़त से और कमेटी के एक सैनिटरी वर्कर 37,000 तनख्वाह मिले, एक सैनिटरी वर्कर को, तो एक टीचर को 8,000 10,000 या 15,000 मिले, डूबने का काम नहीं है। वाकई उसने क्या किस तरह सिस्टम सही करेंगे मुझे बता देना कोई फार्मूला। जनाब चेयरमैन 20-25,000 का भी फार्मूला कि हमने लो परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, एक तो पता क्या जी, एक तो इन बातों से ही बात निकल गई। एक तो हम डायरेक्शन दे रहे हैं पेफ वालों को, डायरेक्शन ये दे रहे हैं कि तमाम पेफ के जो स्कूल हैं वो बगैर बैंक के किसी को सैलरी ना दे। ये डायरेक्शन इस पर अमल दरामद करें, और जब इससे ही कम से कम 20,000 तो उनको मिलेगा, नहीं तो ये 20,000 ही नहीं मिल रहा, जहाँ बैंक के थ्रू नहीं हो रहा वो 20,000 ही नहीं मिल रहा जो इन्होंने किया हुआ है। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, फिर हमारे पास बातें आ जाएगी। नहीं जनाब ये डायरेक्शन बिल्कुल जी थ्रू बैंक दें उनको पेमेंट जी। जनाब चेयरमैन ये नहीं इन्होंने तय किया हुआ वो तो मिले हुए सर मैं प्राइवेट चलो ये जो 20,000 तो देना सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं जनाब चेयरमैन जनाब चेयरमैन सर हजूर ये तो दे दिया आपने डायरेक्शन, ठीक है, आप उस सही कह रहे हैं आप। ये थ्रू आउट राव साहब थ्रू आउट बैंक देंगे तो पता चल जाएगा कितनी देते हैं। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है ये। एक मिनट मुझे एक मिनट मुकम्मल कर, वो बहुत पेमेंट दे रहे हैं, सही बात है 40,000 37 वो दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। और उनके जो सुपरवाइजर हैं उनको वो कहते हैं कि 7,500 में दे दो बाकी ले लो, ठीक है, वो बेचारे बैंक से निकलवा के लाते हैं 7,500 उनको दे देते हैं। और आगे से जब हमने आवाज़ उठाई तो आगे से आप धमकी लगाते हैं कि लड़के पीछे बहुत खड़े हैं, आप घर चले जाओ, पीछे से लड़का। इस पे अगर ये 20,000 वाला बैंक के रखेंगे
उसमें अगर कोई आवाज़ आती है कि हमारे साथ जाती है नहीं, फिर हम एक्शन लेंगे, फिर लेंगे। अभी उसकी लेकिन इतना ये जो नहीं, ये हो गया ना, एक डायरेक्शन यही हुई है कि पैफ का जो अदारा है ये वो कहते हैं नौकरी बचनी चाहिए, चाहे 5-7 हज़ार जा भी रहे। नहीं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये डायरेक्शन की तो बात करना सर, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, मैं उसी को सेकंड कर रहा हूँ। हमने डायरेक्शन यही दी है कि तमाम पैफ के अदारे जो तनख्वाहें हैं थ्रू बैंक दें, और जो इस पर अमल दरामद नहीं करेगा उसका फौरी कंटेक्ट जो है ना वो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। जनाब चेयरमैन, एक मैंने मुकम्मल यानी मतलब ये तो हो गया ना पैफ का। इसको छोड़े, इससे आगे बात चलाए ना, फिर जो केयर गिवर हैं जिनको जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुलाजम हैं, जो SCD के मुलाजम हैं, उसको 8,000 रुपया दे रहे हैं, उसका कुछ करें। नहीं, वो पता क्या, उसको भी देख लेते। ये तो काफ़ी देर से पैफ का चल रहा है ना, तो हमने डायरेक्शन दे दी है। ये डायरेक्शन उसका भी पता कर लेते हैं। आप मेरे ख्याल से इस पर 13,219 स्कूल जिन्होंने आउटसोर्स की गए। अब मुझे वो तादाद बता दें आउटसोर्स करने के बाद लोग सरेंडर, कितने स्कूल सरेंडर हुए तो जिन्होंने दोबारा चलाने से इनकार कर दिया जी। NGOs, पैफ, दूसरे जो है। सवाल तो ये है कि क्या हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? हाँ, सही बात है कि क्या हम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं? अगर नहीं देना चाहते तो पैड़े रोड ना चुप चंगी बंद करें इसको। कि पढ़ाने की जरूरत है, इतने बंदे पढ़ा के क्या करेंगे? लो परफॉर्मेंस एक मिनट लो परफॉर्मेंस ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। बड़ी अच्छी 18 में आ रहे हैं, बड़ी अच्छी गल है आउटसोर्स किया, बड़ी अच्छी गल है आउटसोर्स करता। हुण मैनूं सिर्फ ये दस दो ਜਿਹੜੇ आउटसोर्स 13,219 ਸਕੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? एक राव साहब दसो जी, ये क्या ये जितना बैंक है ये अपनी मर्जी ना कर रहे सब कुछ, ये भी तो सोचो। क्या बैंक में मतलब अपनी मर्जी ना कर रहे हैं? इधर पीछे भी तो कुछ चीज है। गुजारिश है सर, गुजारिश है मेरी गुजारिश थोड़ी सुने सर। मुझे बताएं गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी क्या है? लोगों से टैक्सेस लेती है। अगर हमने गरीब के बच्चे को एजुकेशन नहीं देनी तो सर बंद करें डिपार्टमेंट। अब लो परफॉर्मेंस की वजह से आपने उल्टा उनको परफॉर्म करवाना था, वहाँ को अच्छे टीचर लगाते, आपने फैसिलिटेट करते, टीचर खुद जाता। आपने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, उन्होंने वहाँ पे 40,000 वाले की जगह पे दिहाड़ी वाला बंदा रख लिया है। जिस टीचर को ये पता हो कि मैंने शायद महीने के बाद यहाँ रह सकता हूँ या नहीं रह सकता, क्योंकि वो मालिक के उसके मरोने मिन्नत है, वो कहता जी तुम नहीं करोगे सर, वहाँ क्या एजुकेशन होगी सर? ये तो जुल्म है, गरीब के साथ जुल्म है। ये राज साहब एक मिनट गवर्नमेंट ही करा रही है ना, गवर्नमेंट कौन है? तुसी बैठे सर सारे देखो ना, हमने बेहतर करना है ना। नेक्स्ट एजेंडा जो है ना सिस पर ये कमेटी में सभी लोग हैं, राव साहब सिस पर जाते हैं। इसके बाद ना और भी बड़े एजेंडा बहुत लंबा। पैफ का तो डायरेक्शन दे दी है, उनको कहा है कि फौरी स्कूल करो, वो बता देते हैं अभी आपको। ये सिस पर बात करें जी, सिस पर जी करूँगा। जैसे थोड़ा सा मुझे अगर इजाज़त दें, ऑनरेबल मेंबर्स ने जो बात की सर, इजाज़त है चेयरमैन साहब? बिल्कुल सर, आपको इजाज़त है। जी जी। अच्छा, पहली बात ये जो कहा गया कि पुअर परफॉर्मेंस थी, तो कंसिस्टेंटली माजी से जो पुअर परफॉर्मेंस, टीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और बच्चे नहीं हैं स्कूल में, एनरोलमेंट कम है। जैसे फरमाया गया कि जी इस पर अब आपने प्राइवेटाइज कर दिया या आउटसोर्स मैं लफ्ज़ बोलता हूँ, प्रॉपर जो वर्ड, आउटसोर्स कर दिया। हमने आउटसोर्स किया उनके ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, और हमने जो प्रॉपर्टी है, जो हमारी बिल्डिंग है, इट रेस्ट विद द गवर्नमेंट। अच्छा, अब आपने फरमाया कि क्यों पुअर परफॉर्मेंस क्यों थी? जो ऐसा कि जैसे मैं मिसाल देता हूँ, DG खां में कोहे सुलेमान है, उस इलाके में टीचर नहीं है, कोई जाता नहीं। सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत जिसको हम रिक्रूट करते हैं वो ट्रांसफ़र करवा लेता है। वो हर इलाके में तकरीबन हर ज़िले में उसके किनारों पे ऐसी जगह हैं, ऐसे स्कूल हैं, स्टैंड अलोन प्राइमरी स्कूल हैं, ये सब प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें टीचर जाता ही नहीं था, जिसकी वजह से एनरोलमेंट भी कम है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी कम है। अब आपका जो सवाल है, इस वक्त 1 साल हुआ है, 2 फेजेज़ में हमने तकरीबन 10,000 स्कूल अभी किया है। अभी 13,000 टोटल करना चाह रहे हैं, टोटल यानी 10,000 हुआ है। उसकी क्या परफॉर्मेंस है?
क्या एजुकेशन की क्वालिटी कम हुई या बढ़ी? ये आप 1 मिनट के लिए मेरी बात ज़रूर सुनिएगा कि ये जो हमने रिटर्न भी आपको रिपोर्ट दे दी है, अब ये है नंबर 1, इसके अंदर स्टूडेंट एनरोलमेंट जो थी 2,24,867 थी, जो कि 4,99,722 हो चुकी है, यानी 118% ग्रोथ। स्टूडेंट एनरोलमेंट वहाँ पे 2 लाख से 4 लाख, 118%। नंबर ऑफ़ टीचर्स रोज़ फराम 7,862 से लेके 18,187, यानी 131% वहाँ टीचर ज़्यादा आ चुके हैं। अब आपने फरमाया यानी 131%, 7 लाख से 18 लाख, ये परफॉर्मेंस है इन स्कूलों की। अब आगे देखें, उसके अंदर टीचर, ये रिपोर्ट का हिस्सा है कि जो टीचर हमने रखे हैं इस वक्त फ़ेज़ 1 के PhD 10 टीचर हैं, MPhil उसमें 515 टीचर हैं, मास्टर डिग्री होल्डर 7,000, टोटल हमने टीचर रखे हैं 18,000 इन स्कूलों में जो हमने 10,000 आउटसोर्स किया है। उसके अंदर मास्टर डिग्री होल्डर हैं 7,077, बैचलर डिग्री होल्डर हैं 6600, इंटरमीडिएट 3,366, मैट्रिक हैं 619। अब आप फरमाएंगे कि मैट्रिक क्यों आपने रख लिए? उस जगह पे मैं कोहे सलेमान, DG खां में और भी ऐसे रिमोट एरिया, वहाँ टीचर है ही नहीं, वहीं हमने लोकल रखा, हम उसकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उनको आगे हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं ऐसे मैटर, और उस वक्त तक रखा है जब तक वहाँ हमें कोई मकामी टीचर नहीं मिल जाता। अच्छा जी, फिर आगे सर है MAd हैं 623 टीचर, B.Ed कर रखा है 3,431 टीचर। अच्छा, 146 टीचर ने PTC कर रखा है, CT कर रहा है 100, यानी ये सिर्फ 1% है। CT 12वीं के बाद जो होती थी कोर्स 9 माह का, 1% है ये ऐसे लोग। ये है हमारा उनकी क्वालिफिकेशन। और देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे सर मुझे भी बात करने दें, ये नहीं है ठीक है, ये बिल्कुल सर आप मुझे बात प्लीज करने दें, ये नहीं है, ये इम्प्रूवमेंट आई है। इम्प्रूवमेंट सुने, कंस्ट्रक्शन इस 1 साल में ये सिर्फ चार्जशीट नहीं है, यानी गवर्नमेंट ने अच्छी तरह इसको कैबिनेट ने बाकायदा कैबिनेट ने CM ने अप्रूवल दिया पॉलिसी। इसके अंदर सर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रूम्स 426 हो चुकी है, 426 नए कमरे बने हैं। क्लासरूम रिपेयर्ड 5,191, रूफ ऑफ क्लासरूम्स रिपेयर्ड 3,036, रूफ्स ऑफ क्लासरूम कम्प्लीटली रिप्लेस्ड 397, बाउंड्री वाल रिपेयर्ड इन स्क्वायर फुट 9,72,396 स्क्वायर फुट बाउंड्री वाल जो है ना वो रिपेयर हुई है सर। न्यू बाउंड्री वाल बनाई गई है 2,52,538 न्यू। एक मिनट, इस साल की बात कर रहे हैं मानी साल की या पिछले की बात कर रहे हैं? ये जब से हमने आउटसोर्सिंग की है, ये सिर्फ पंजाब एक स्कूल की 4 दीवारी बनी हुई है, पिछले साल बजट का डाला सारा फैसला। अच्छा, उसके बाद सर ये हुआ है, अच्छा उसके बाद सर ये हुआ है कि जो हमें बजट मिलेगा, आप माशाल्लाह मेंबर पार्लियामेंट हैं, बजट एलोकेशन करनी है पार्लियामेंट ने, और इनकी रिपेयर मेंटेनेंस मज़ीद अगर हमने कमरे बनने, अब ये हम पे प्रेशर आ गया है कि इतने बच्चे आपके दाखिल हो चुके हैं, इतनी बड़ी एनरोलमेंट हो गई है, इसमें रिकन्स्ट्रक्शन हमने करनी है गवर्नमेंट ने। हमने इस वक्त कितना मांगा था? 55 लाख 56 लाख मांगा था। हमने मांगा गवर्नमेंट से कि हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ इन स्कूलों में क्लासरूम, बाउंड्री वाल, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो देने के लिए, तो हुकूमत ने हमें दिया 35। ये मेरा ख्याल है सेठ साहब, ये माशाल्लाह पहले भी आपने सारी चलो एक बेहतरी की, हम सबको कोशिश करनी चाहिए, आप कोशिश कर रहे हैं। ये सिस का प्लीज़ फैसल साहब, सिस के बारे में ये एजेंडा एंड पर एजेंडा आइटम सिस है, उसके जो एजेंडा आइटम है उसमें ब्रीफिंग जनाब चेयरमैन बाईपास ना करो। नहीं सर, ये थोड़ा सा ना ये आप यही पूछ लिए सर, इसके बाद सीटी ਦੇ टीचर भर्ती करते सी किन्ने हज़ार माशाल्लाह, आखिरी कोर्स किन्ने कदों आया सीटी का पूरे पंजाब च?
ये इसमें शुरू करते हैं उसमें पूछ लेते हैं। नहीं पूछ लो ना, सीटी तो पहले पूछ लिया। चेयरमैन साहब बड़ा सीरियस इशू है ये, जो एज होती है ना, ये सबसे इम्प्रेशनेबल एज है। और वो कहते हैं सर, वो कहते हैं कि उस्ताद जो होता है ना वो रूहानी बाप होता है। अब इन बच्चों को हम पता नहीं क्या चूंजू का मुरब्बा बाप दे रहे हैं, लेकिन नॉन सीरियसनेस की अखीर है। ये सबसे इम्प्रेशनेबल एज होती है छोटे बच्चों की। नहीं बिल्कुल, सबसे स्टार्ट ही प्राइमरी से होता है, प्राइमरी से। हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, इसको कुछ नहीं है जी, पूरा अच्छी है, बेहतरीन है। पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। नहीं सब मैं पूछा, इजाजत लीजिए। इजाजत है, राव साहब को इजाजत है। फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, दूसरा बड़ा। वहाँ सिंगल पिछली दफा 1 रिपेयर नहीं हुई। लेकिन वो आप सेक्रेटरी साहब की बातों से आपको, आप पार्लियामेंटेरियन है, आपको पता चल जाना चाहिए कि वो कह रहे हैं अभी बजट नहीं आया, जब आप लोग हमें बजट देंगे हम लगा लें। वो कह रहे हैं जो आउटसोर्स हुए हैं स्कूल उनमें ये काम हुए, वो पुराने बता रहे हैं, पहले के बता रहे हैं, पहले के। राव साहब फैसलाबाद की रिपोर्ट मंगवा लेते हैं आपको। यार फैसलाबाद में ये सिस के हवाले से मैं स्टार्ट लेता हूँ। राणा साहब, जो मेरे नोटिस में है, ये पिछले दिनों आपने रैशनलाइजेशन के हवाले से ट्रांसफ़र किए, ये सेक्रेटरी साहब आपकी तवज्जो चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी। 1 मिनट अमजद भाई, ये बड़ा ज़रूरी है जी। ये रैशनलाइजेशन के हवाले से हमारे लास्ट जो है फेज़ चला ट्रांसफ़र का, उसमें हमने सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि कंफ्यूज्ड हमारे डिसीजन थे। कभी हम कह देते जो सीनियर है वो होगा, बाद में हमने कहा जो जूनियर होगा उधर टीचर वो होगा। वो पहले 8 दिन एक शो हो रहा है, 8 दिन के बाद वो जो सरप्लस शो हो रहा था उसकी बजाय कोई और शो हो रहा था। इस टाइप के मामला काफ़ी है, मैं राणा साहब से डिस्कस भी करता रहा। और सबसे अलार्मिंग जो चीज़ है ना, मैं सेक्रेटरी साहब के गोशगुजार करना चाहता हूँ, जिस पर मैडम CM ने भी नोटिस लिया था कि एक मजदूर शख्स उनको मिला और उसका ट्रांसफ़र हुआ, और मैडम ने बड़ा इस पर कहा कि आप ऐसे लोगों के क्यों कर रहे हैं जो स्पेशल पर्सन है या जो लोग व्हील चेयर पर फिर रहे हैं। मैं राणा साहब ने एक एक्सटेंड भी किया वो टाइम, 4, 5, 6 दिन रखे कि जो इस टाइप के हमारे हैं, डाइवोर्स कोई हमारी टीचर है या जो मेडिकल रिलेटेड समझो कैंसर पेशेंट है, सीरियस पेशेंट, हार्ट पेशेंट है, या वो व्हील चेयर पर आते हैं, ऐसे लोगों के तबादले नहीं होंगे। और उसके बाद इन्होंने कहा कि सरप्लस जो किए हुए थे ना उनके तबादले इधर उधर हो गए। मेडिकल रिलेटेड लोगों को इन्होंने कहा कि जी ये हम करके फिर इसको करेंगे। एंड पर इन्होंने फैसला कर लिया कि ये जो नेक्स्ट फेज़ आ रहा है ना उस पर हम इनको कर देंगे, अभी हम नहीं कर सके सारे। वो समझो एक ज़िला व्याड़ी में 36 लोग थे, उसमें एक कैंसर पेशेंट थी, 5 हार्ट पेशेंट थे, कई व्हील चेयर पर आते थे, इस किस्म के 36 केस थे। और मैं एक और बात जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग मुझे लगी है, वो तो राणा साहब जवाब देंगे कि इन्होंने उस वक्त सरप्लस करके जो शो हो रहे थे लोग उनके ट्रांसफ़र कर दिए। अब वही सीट्स दोबारा वीकेंड पोस्ट के तौर पर फिर शो हो रही है, उधर 20-20 लोगों ने दोबारा अप्लाई कर दिया है। ये पहले उनको जब सरप्लस करके निकाल दिया उन लोगों के, उनकी बजाय वही सीट दोबारा वीकेंड कैसे होगी? फिर उसके बाद तादाद भी वही है, समझो 200 तादाद थी ना तो 200 ही है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक स्टूडेंट भी ज़्यादा नहीं बढ़ा। पहले वो सरप्लस करके उन लोगों को तब्दील कर दिया, अब वो दोबारा वीकेंड पोस्ट जो हाईलाइट हो रही है वही जिससे सरप्लस करके निकाला है। तो ये सबसे ज़्यादा तो चलो दूसरा टीचर तो चला गया, कोई ऐसी बात नहीं। जो मेडिकल रिलेटेड लोग थे, जो हार्ट पेशेंट थे, जो इस किस्म के कैंसर पेशेंट थे, जो व्हील चेयर पर आते थे, उन लोगों को आपने डिस्टर्ब करके इधर उधर भेज दिया। अब वो वीकेंड पोस्ट करके और लोग उधर लगा रहे हैं। आप उन्हीं लोगों को वापस लेकर आएँ या जिनका राइट बनता है, जो मैडम CM ने भी हमें आर्डर किया है, हम लोग भी कह रहे हैं, आपके रूल्स भी यही कह रहे थे। लेकिन एक दफ़ा आपने डिस्टर्ब कर दिया, वापस उनको ला नहीं रहे, नए लोग ला रहे हैं, वही सीटें वीकेंड कर रहे हैं जो पहले सरप्लस की हुई थी। जी इसमें सर 2 इलाकों का नाम ले सुलेमान और डेरा गादी खां, जेड़े स्कूल टीचर उत्थे नहीं जाते वो अपने आप को गैर महफूज महसूस करते हैं। ये जरा प्लीज़ वदात कर फरमाओ। तो सर मैं जिस तरह जनाब ने फरमाया माशाल्लाह, इस तरह मैं आपका जवाब दे रहा। ये मैंने खुद पोस्टिंग की वजह से साउथ में मैंने ये चीज़ देखी, कोहे सुलेमान में पहाड़ी इलाका है, बहुत रिमोट एरियाज़ हैं,
अगर डीजी खां का टीचर है, तौनसा का टीचर है, फोर्ट मनरो का टीचर है, वो वहाँ पे भारतीय इन इलाकों में वहोवा, ये बहुत मुश्किल हार्ड एरिया है, दूर दराज है। इसी तरह के मुझे एक्सपीरियंस है बहावल नगर का, बहावलपुर का। वो रिकॉर्डिंग मेरी है तो दुश्वार गुजार रस्ते ने हर सुन लो। हाँ जी, वो वजह स्कूल टीचर दे ना जान दी या वो जान दे हवाले नाल गैर महफूज ने, ये फरमाओ बस। यानी छोटी मुख्तसर सर कुछ नहीं, गैर महफूज नहीं मैं कहांगा, महफूज ने, लेकिन सफ़र ज़्यादा ने। ये जिस तरह जनाब तुसी गुजरात की गल करो तो एक शहर तो दूसरा, लेकिन तुसी ये जिहड़े मैं जिलियां दे नाम लै रहा, ऑनरेबल मैंबर बैठे ने, हुण तुसी बहावल नगर च मरोट वेख लवो, जिहड़ा सहरा दा इलाके, बहावल नगर च चन्नन, बहावलपुर दे विच चन्नन पीर है, ठीक है, फिर वो किला दिरावड़ है, ये जेडे एरियाज ने उत्थे भी स्कूल ने, स्कूल टीचर भी नहीं जाते, डॉक्टर भी नहीं जाते, डॉक्टर भी नहीं जाते। ये YDA बनियां ने ना, तनखावां लैनियां ने लाले मुझसे शहर बह के जनाब, जेड़ी कश्मीर वाले बार्डर ते गोटरे वाला यूनियन कौंसल है, उत्थे डॉक्टर नहीं जाना चाहता जी। वो तो फिर चलो फिर इवन राणा साहब इसका प्लीज जवाब दे दे जो मैं थोड़ा या आप सर। जय सर, अच्छा एदा इलाज और हल की है। आपने जो बात की है ना, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। रैशनलाइजेशन का ये हुआ कि गवर्नमेंट की 2 पॉलिसीज़ हैं, वेडलॉक और हार्डशिप, उस पर भी इन्होंने एप्लीकेशन मांगी। अब होना तो ये चाहिए था कि जो वेडलॉक और हार्डशिप में आते हैं उनको पहले एडजस्ट करते। इन्होंने कहा कि जी नहीं, आपको बाद में करेंगे, पहले रैशनलाइजेशन करेंगे। अब उस रैशनलाइजेशन में वो सीटें फिल हो गई और हार्डशिप वाले और वेडलॉक पॉलिसी वाले बेचारे उसी तरह फिर रहे हैं। मतलब कोई समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। इसका जवाब सुन लें। ये जो ऑब्जर्वेशन है रांझा साहब की, ये भी और चेयरमैन साहब ने भी जो बात की, इससे और इससे भी पहले मैं एक बात करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे चेयरमैन साहब ने जो तमहीद बांधी शुरू में कि जो डायरेक्शन ज़ुबानी आए इस कमेटी की, इस कमेटी से हट के जो ऑनरेबल मेंबर्स मेरे पास आते हैं या हमारे ऑफिस में सेक्रेटरी साहब के पास आते हैं, उनका आप मैं अभी साबित करता हूँ कि हम कितना असर लेते हैं। अभी यहाँ से आपको एविडेंस ले के देते हैं। अभी रैशनलाइजेशन का राउंड खुलने वाला था, आज खुल जाए कल, सरप्लस पूल वाला। तो ऑनरेबल मेंबर रॉ काशिफ रहीम साहब, अमजद अली जावेद साहब मेरे पास आए। उन्होंने कहा अभी इकबाल साहब ये जो आप करते हैं कि लॉक कर दिया बस, अब एनरोलमेंट, आप कोई बच्चा, कोई टीचर अपने स्कूल से बच्चा दाखिल हो गया तो वो बच्चा आपने वो अगस्त की कोई डेट पे उसको लॉक किया हुआ है स्कूल में जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अब बच्चे हो गए दाखिल, आप उन कोई टीचर अपने स्कूल में वो दाखिला अपने सिस पे यानी ऑनलाइन सिस्टम में एंटर नहीं कर सकती। अब आप देखें कितनी अच्छी प्यारी बात है। इन्होंने कहा कि यार अगस्त स्कूल तो खुले या 1 सितंबर नूं तुसी लॉक करके बच्चे तो हुण दाखिल होने हैं, इस नूं तुसी खोलो, बच्चों का दाखिला ऑनलाइन सिस्टम च एंटर होवे ते कोई टीचर मेल फीमेल वो एनरोलमेंट बढ़ा लवे ते अपनी सीट बचा लवे। ए पुछो कि असी ये रस्ता खोलिया कि नहीं, पुछो। लो जी ठीक है। नहीं इकबाल साहब मैं एक बात और बता दूं, ये सबसे पहली बात ये है, एक मिनट, सबसे पहली नहीं मेरी बात सुने इकबाल साहब, कहा कि फौरन खोल दें। नहीं मेरी एक बात सुने जी, मैं सेक्रेटरी साहब से भी राब्ते में, जो भी कोई पार्लियामेंटेरियन दोस्त मुझे काम कहता है मैं कन्वे कर देता हूँ, और कभी मैंने गलत काम आज तक नहीं कन्वे किया। ये दोस्त गवाह, ये मैं यही तो हम कंफ्यूज हैं। हमें कहते हैं कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम है इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं इसमें। ये मेरी दूसरी बात सुन ले, एक हमारा व्याड़ी में एक शर्की कॉलोनी में एक हाई स्कूल है बच्चियों का, वहाँ रात के 12 बजे इन्होंने ऑनलाइन खोला, सुबह 6 बजे बंद कर दिया, अपनी मनपसंद लोगों को अप्लाई करवा कर सुबह उन्हें आर्डर दे दिए। ये मैं कहता हूँ ये कहाँ चला गया हमारा मेरिट, कहाँ चला गया हमारा सारा सिस्टम। हम लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, तो ये कैसे हो जाता है, समझो। ये मैंने सेक्रेटरी साहब के नोटिस में दिया हुआ है पहले। नहीं उन्होंने कहा कि वो नोटिस लेकर इंक्वायरी कर रहे हैं कि रात को खुला सिस्टम, रात में ही वो समझो मखसूस लोगों के रात कोई डॉक्यूमेंट्स
मंगवाए, सुबह ऑर्डर कर दिए उन लोगों के टीचर्स के। मकसद है कि ये मेरिट कहाँ गए, वो शहर की सीटें थी, वो सभी लोग उस पर जाना चाहते थे, लोगों को मौका देते, जो डिज़र्विंग होता वो चला जाता। मकसद है कि हम कभी मेरिट में, मैंने अपने ज़िले में, मैं अपने पार्लियामेंटेरियन को भी रिस्पेक्ट, उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि मैंने एजुकेशन वालों को कहा जहाँ कोई हमारा दोस्त आपको नजायज़ का है आप बिल्कुल ना करें। जब हम लोग मेरिट पर चलना चाहते हैं तो यहाँ फिर सब कुछ कैसे हो जाता है सर। लेकिन ये एक एंड पर मैं एक बात करना चाहूँगा, इस बात पर मैं बिल्कुल आपकी मेहरबानी, आपने पहले भी जो हम कहते हैं कमेटी के साथ तावन करते हैं, इस बात पर भी हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि जो हार्डशिप रिलेटेड हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, जो मैडम सीएम ने भी निशानदेही की, हम कमेटी की तरफ से भी निशानदेही कर रहे हैं कि इस पर हम डायरेक्शन देते हैं कि वो जो हार्डशिप केसेस थे जो डिस्टर्ब किए हैं, जिनमें हार्ट पेशेंट थे, कैंसर पेशेंट थे, स्पेशल व्हील चेयर पर आने वाले हमारे टीचर थे, उनको वापस उनकी असल जगह पर लाया जाए और वो खाली सीटें जो दोबारा ओपन हो रही हैं या वो दोबारा हाईलाइट हो रही है उनको ख़त्म करके उन्हीं लोगों को वापस लाया जाए। हम उनको डिस्टर्ब करके किसी और को लाना, ये उनके साथ जुल्म के मुतरादिफ है कि वो लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। जो ये एक फंक्शन में मैं गया हूँ व्याडी ट्रेनिंग में, बाहर एक व्हील चेयर वाला आ गया, बेचारा कहता जी मुझे चेंज करके अब मेरी सीट पर दोबारा सीट हाईलाइट करके और आ रहा है। आप जहाँ भी किसी ज़िले में जाएंगे पंजाब में ऐसे लोग आपके आगे आ जाएंगे। तो ये इस पर आप मेहरबानी करें कि वो लोग वापस अपनी जगह पर लाएं। जनाब चेयरमैन साहब की इस डायरेक्शन पे ज़ुबानी हम भी गलतियाँ करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हम गलती नहीं करते। जब रैशनलाइजेशन का फ़ेज़ खुला 16,000 टीचर सरप्लस थे, उस वक़्त जनाब की तरफ से या मेंबर पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से, एमपीएस की तरफ से कंसर्न यही वाला आया कि या ये डिसेबल को आपके डिसेबल सरप्लस में। हमने फौरी तौर पे फ़ैसला किया और मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरा अगर मैं गलत नहीं, 800 टीचर ऐसे थे जिनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है कि उनका ट्रांसफ़र रोक दिया गया। क्यों भाई राणा साहब? सर बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, 809 ऐसे केसेस हैं सर, ये सिर्फ आपकी डायरेक्शन और सर सिंपल बंदा ये हम गलती करने जा रहे थे। ये राणा साहब हमने डायरेक्शन दे दी है, आप इस पर बस अमल दरामद कर दें। ये आपके रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन की डायरेक्शन है, वो लोग बेचारे डिस्टर्ब हो चुके हैं। आपने रोके, बिल्कुल कुछ केस रोके जरूर थे लेकिन मोस्टली हो चुके थे, वो इधर उधर जाकर जॉइनिंग भी कर लिए उन लोगों ने। जैसे आपने एक बात और शुरू में चेयरमैन साहब ने भी कही थी कि देखें एक टीचर था जब इस तरह इंटरफेयर में, फिर आपने वो सरप्लस हुआ, फिर बाद में वो सरप्लस नहीं रहा। बिल्कुल मेरे पास ऐसा एक केस आया मुझे जो याद है, वो हुआ क्या, उसने कहा कि ये आपका फलां स्कूल है लाहौर का, इसमें एक ही टीचर मैं सरप्लस हो गया हूँ। ये देखें एक टीचर है, वो तो यहाँ से जाके कनाडा की इमिग्रेशन ले गया, वो तो यहाँ से चला गया। तो मैंने वो अगर आप उसको सीट को वेकेंट शो कर दें अपने सिस्टम में तो मैं सरप्लस होने से बच जाऊंगा। करो ये है कि जितनी सीट्स हमने सरप्लस की थी तबादले, एक मिनट सर, जितनी सीट्स हमने सरप्लस की वो तबादले हो गए, लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली, वही सीट्स दोबारा क्यों वीकेंट आ रही है और दोबारा उस पर अप्लाई क्यों? ये हजारों की तादाद में है ये सीटें जो। राणा साहब इसको रिस्पॉन्ड करें। ये सर आप खुद चेक कर लें, हर जिले से वही सीटें जो हमने ट्रांसफर कर दिए थे, लोग चले गए जी उधर ज्वाइनिंग कर ली कि ये सरप्लस है, वही सीटें दोबारा वीकेंट होकर फिर दोबारा लोग अप्लाई कर रहे हैं। साहब मेरा एक सवाल है, इनसे पूछें कि इस साल में कितने लोग सरप्लस हैं, कितने रिटायर हो रहे हैं, अगर ये को बता सकें। ये एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं ना मेरा एक लाइव प्रोग्राम एक चैनल पर, वो तो कुर्सी खाली छोड़कर ना बहुत फिर जलील, मैं राजा साहब को कहता हूँ कि जो बखिया झंडा है ये मेरी जगह पर बतौर चेयरपर्सन ये अपने फ़रज़ अदा करेंगे और ये बखिया झंडा जो कंप्लीट करेंगे। और मैं सबसे इजाज़त चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मुझे यही था कि 4 बजे तक ख़त्म हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो ये राजा साहब मेरी जगह पर बतौर चेयरपर्सन, नहीं ये सिर्फ थोड़ी देर रांझा साहब नु बाओ, रांझा साहब तो जी नहीं, अमजद साहब भी मुवर, राव काशिफ साहब तशरीफ ले, राव साहब नु बुलाओ, सी जाना है जनाब, राव काशिफ साहब। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह राव साहब, भाई अमजद जी सख्त कराया करो, मेहरबानी करके कोई बेहतरी लाने की कोशिश करो। सरप्लस का सर इस वक्त हमारे पास डेटा है 25,445 जो टोटल टीचर्स हैं वो सरप्लस हैं,
उसमें से 16,287 जो हैं उनके ऑर्डर इशू हो चुके हैं को जो सरप्लस टीचर को उन्होंने खुद उनको ऑप्शन दी गई, उन्होंने अप्लाई किया वो लोग जाके, और उनमें से 16,287 में से 15,887 यानी 97% ने ज्वाइन कर लिया है अपनी जगह पे। 25,000 में से 16,287 ने, बाकी का इस वक्त राउंड खुला था जो 28 सितंबर की रात 12 बजे उनका एप्लीकेशंस का वक्त ख़त्म हो गया। अब वो प्रोसेस है 15 अक्टूबर को जो उनके ऑर्डर जारी किए जाएँ। रिटायर अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जी राम साहब? सर रिटायरमेंट वेरी करती रहती है हर साल। ये तकरीबन इस साल कितने सर मैं गुजर ये 15-16 हज़ार 17 हज़ार के किसी साल में जिसमें भर्ती ज़्यादा हुई होती है उसमें, यानी ये फ्लक्चुएट करती है 15 से 20 हज़ार के दरमियान में पर एनम। सर इस साल तकरीबन मैं जो लास्ट चेक कर रहा था 12,800 कुछ थे जो इस साल में, क्योंकि इसके स्टार्ट में तो जो ये 12,000 का आपके पास डेफिसिट आएगा सर ये कहाँ से पूरा करेंगे? सर हम STIs भर्ती करने जा रहे हैं। 25,000 की समरी मैडम CM ने अप्रूव कर दी, वो 25,000 ये मीट करेंगे, जैसे ये भर्ती कर लेंगे सर फिर मांगते रहेंगे और भर्ती करते रहेंगे। क्योंकि आपके हर साल आप बंदे ज़्यादा से ज़्यादा रिटायर होते जाएंगे सर। चूँकि ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि हर साल जिसकी एज पूरी होती जाएगी उसने जाना है और उसके गैप को मीट करना है हमने। अब हम अगर रेगुलर मॉड में नहीं आ रहे तो हम STIs में आ रहे हैं, कुछ हमने रैशनलाइजेशन में मीट और किया सर, और ओवर स्टाफ्ड स्कूलों से वो टीचर लिए और जहाँ नीडेड थे तो अब आपने कहा ना जी कि 100% अब रियलाइज हो जाएगी रैशनलाइजेशन जो अभी ये बता रहे थे। जब एक दफ़ा रैशनलाइजेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप फिर डेफिसिट में जाना शुरू हो जाएंगे। डेफिनेटली। एक सेकंड इसमें सर जो बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है शाह साहब का, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हम जब हमारे मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब जब CM साहबा से या हुकूमत से बात करते हैं कि हमें से टीचर रिक्रूटमेंट करने के लिए इतनी इजाज़त दे दें, तो CM साहबा का जो एक वैलिड ऑब्जर्वेशन ये थी कि आपके टीचर मेरी मालूमात के मुताबिक सरप्लस हैं, तो पहले रैशनलाइजेशन करें। इसका जो पूरा रोड मैप क्या बना हुआ है रैशनलाइजेशन करें। अभी देखें ऐसे हमें स्कूल मिले हैं जहाँ 27 टीचर सरप्लस थे। इक्का दुक्का लोग आके कहते हैं कि ये कोई नहीं कहता, कहता है हाँ जी 27 क्यों जी बताएं सर। गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल आदत रोड सुने सर मैं बता सुने एक मिनट रुकिएगा, ये मसले का हल है। एक मिनट एक बड़ा वैलिड ये CM ने तो पता चल गया, मैं को नहीं पता चला। राव साहब एक मिनट यहाँ ये बड़ी वैलिड बात और टेक्निकल बात। आप मुझे बताएं कि आप रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन होती क्या है ये ज़रा मुझे ये बता दें। आप रैशनलाइजेशन कर रहे हैं जो अमल कर रहे हैं, ये रैशनलाइजेशन है, ये बताएं मुझे। अच्छा देखें जी, उसके बरक्स एक तरफ तो 18, 17, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें इकबाल साहब सर कि मैं ये आपके मसले का सलूशन है। आप रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, ये रैशनलाइजेशन है जो अमल आप कर रहे हैं? रैशनलाइजेशन क्या होती है ये बता दें। जहाँ सर टीचर्स की सरप्लस हैं उनको निकाल के जहाँ टीचर रिक्वायर्ड हैं एज़ पर STR स्टूडेंट टीचर रेशो के एतबार से उनको वहाँ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके बाद हमारा रोड मैप ये है, हम अब जो उसके इस रैशनलाइजेशन मैं आपका रोड मैप नहीं पूछ रहा, रैशनलाइजेशन मैं कमेटी मेंबरान को अप्राइज करना चाहता हूँ। ज़रा मैं ला वाले मेरे हाल उठ गए हैं। रैशनलाइजेशन होती है कि जहाँ आपके पास स्टाफ फालतू है उसने विद पोस्ट ट्रांसफ़र होना है, विद पोस्ट, फिर वो रैशनलाइजेशन है। ये रैशनलाइजेशन नहीं है, ये जबरी ट्रांसफ़र है। अब उसको सीट हो गई खाली, सीट तो खाली पड़ी है, वेकेंट आ रही है, वहाँ वो ये नहीं कर सकते। अब जो करने का काम है, एक तो भर्ती है, वो तो अपनी जगह है, उसकी इजाज़त नहीं मिल रही। जो बात हो रही है कि आपके पास सरप्लस हैं, वो जब ये सीट वहाँ मौजूद नहीं है, जब तक आप उसे रीएलोकेशन कहेंगे, जब तक आप रीएलोकेट नहीं करेंगे, वो सीटें जहाँ ज़रूरत है वहाँ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे,
तब तक वो मामला, सीटें तो आपके पास पड़ी हैं जहाँ आपको ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ सीट नहीं है, वहाँ बंदा नहीं रख सकते। STI कैसे रखेंगे, सीट तो है नहीं, सीट आपने रखने STI रखना है सीट के अगेंस्ट, वो वैसे कहाँ रखेंगे वहाँ। तो जब तक आप इसको रीएलोकेट नहीं करेंगे अपने सारे निज़ाम को, जैसे आपके सामने एक पिक्चर तो आ गई कि ये यहाँ सीटें हमारी एक्स्ट्रा हैं, और एक आपके पास पिक्चर होगी कि यहाँ सीटें ज़रूरत हैं। अब वो रीएलोकेट करें, आपके पास अगर इख्तियार नहीं है वो चीज़ों को देखें। ये कमेटी डायरेक्शन जारी करे चेयर के आप लिखें, आप फनास आपके पास इख्तियार नहीं है, फनास ने करना है तो इस कमेटी की डायरेक्शन के मुताबिक फनास को लिखें। आपको वो नई SNE नहीं देने जा रहे, आपका बजट मौजूद है, सीटें मौजूद हैं, आपको रीएलोकेशन की इजाज़त दें। HED वाले कर रहे हैं, उनके पास इख्तियार कहाँ से आ गया, वो कैसे किए जा रहे हैं। तो आप भी इन सीटों को रीएलोकेट करें, जहाँ सीटें ज़रूरत है वहाँ उठा के लेके जाएं, फिर आपको पता चले आपको कितने लोग चाहिए नहीं चाहिए। STI कैसे रखेंगे, आपके पास तो सीट नहीं है वहाँ, STI सीट के अगेंस्ट रखना है तो कैसे रख लेंगे आप वहाँ। नहीं, पॉइंट तो बड़ा वैलिड है। लेट मी रिस्पॉन्ड सर, इफ़ योर परमिशन सर। मैं सर ऑनरेबल मेंबर साहब की उनको रिस्पॉन्स करना चाहूँगा कि रैशनलाइजेशन मींस कि हमें जहाँ स्टाफ ज़रूरत है बच्चों की तादाद के लिहाज से वहाँ रखना है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ से हमने उठा के वहाँ ले जाना है जहाँ हमें ज़रूरत है। और ये ज़रूरी इसलिए है कि अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को बेस्ट अंदाज में कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं सर। नंबर 1। नंबर 2 कि हम फर्स्ट टाइम रैशनलाइज कर रहे हैं सिर्फ स्टाफ के, इस लिहाज से 2 फेज़ में कर रहे हैं हम इसको। पहली वो कर रहे हैं कि जहां ओवर स्टाफिंग पड़ी है वहां से उठा के हम अंडर स्टाफ स्कूल में ले जा रहे हैं। ये 100% नीड नहीं पूरी करेगा, इससे हमें 40% नीड हमारी मीट हो जाती है। फिर सर हम ये कर रहे हैं इसके बाद कि अभी भी कई जगह बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे ऑनरेबल मेंबर साहब बता रहे थे, नो डाउट बच्चे 1700 हैं, टीचर वहाँ इतने नहीं है, सैंक्शन पोस्टें भी नहीं है। फिर हम सर वो देख रहे हैं कि वो इदारे जहाँ 5-10 साल से इनरोलमेंट बढ़ी नहीं रही है, सैंक्शन सीट पड़ी है, खाली पड़ी है, हम उन सीटों को, वेकेंट सीटों को लाएंगे वहाँ पे जहाँ ज़रूरत है जितनी तादाद के मुताबिक। देन वो विल ओपन दिस फॉर ऑल कि वहाँ टीचर अपने रैशनलाइजेशन के 2 ख्वाब है, या तो नहीं ये हमें कंफर्म डेट दे कब इम्प्लीमेंट होगा। ये यार है जो ये बात कर रहे हैं ये बता दें सर। नहीं है सर, एक चीज़ जो ह्यूमन रिसोर्स में की रैशनलाइजेशन थी उसको वो हमारी इस 15 को ऑर्डर निकलने के बाद कंप्लीट हो जाएगी, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं चले जाएंगे। और उसके बाद सर फिर हम एक चेक पूरा नीड असेसमेंट करेंगे, जैसे अमजद साहब फरमा रहे हैं। हम वहाँ देखेंगे किस स्कूल में बच्चों की तादाद है, सीटें नहीं हैं, टीचर नहीं आ सकता क्योंकि सैंक्शन पोस्ट नहीं है, वहाँ हम टीचर शिफ्ट करा रहे हैं। पोस्टें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वेकेंट पोस्टें पड़ी हैं अरसे से। और जैसे सर कह रहे हैं वो FD से परमिशन लेने के बाद हम सीटों को रैशनलाइज करेंगे, फिर स्टाफ दे देंगे उसमें। देखिए इसमें एजां रुकेगा, बस एक सर छोटा सा। पहली बात ये है कि जो बात की गई कि रैशनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एक रैशनलाइजेशन जो अब हम कर रहे हैं ये है लो हैंगिंग फ्रूट। 25,000 लोगों का 25,000 टीचर हमने एक पैसा खर्च किए बगैर स्कूलों में ऐड कर दिया, बच्चों को दे दिया जहां ज़रूरत थी। एक बात, ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप लिया, बड़ा स्टैंड लिया CM ने, मिनिस्टर ने। दूसरी बात, उसके बाद हम रैशनलाइजेशन आप पोस्ट करेंगे, जहाँ पोस्टें होंगी विद द परमिशन, ये FD की परमिशन है, FD हमें परमिशन दे देगा, हम करेंगे। हमने समरी भेजी थी, बात की उनसे, उन्होंने कहा पहले आप HR को करें। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगी पिक्चर, अब हम कहाँ से लेंगे, जितने उसका ये अब गवर्नमेंट पे है कि जो इस रैशनलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है। नंबर 1 कि जो वेकेंट पोस्ट हैं उनके लिए गवर्नमेंट हमें अलाउ कर दे तो हम उसकी रिक्रूटमेंट कर लेंगे। वो रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे हो सकती है, रेगुलर मोड में हो सकती है, STI हो सकती, इट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। एक बात। दूसरा, हम क्या करने जा रहे हैं, जो हम कर सकते हैं वो है प्रमोशंस। मिसाल के तौर पे हमें SST की ज़रूरत है, अभी बात की थी चेयरमैन साहब ने कि हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में मसला है, ठीक है, वहाँ हम भी मानते हैं, हमारे पास, हम आपसे क्या छुपा सकते हैं।
हम क्या करेंगे, SST ग्रेड 17 का उसको प्रमोट करेंगे, 18 में ले जाएंगे। EST ग्रेड जो है टीचर 14 वाला, PST है, सो उनको हम प्रमोट करके अगले ग्रेडों में ले जाएंगे, प्रमोशन भी मिलेगी। उस यानी इस रैशनलाइजेशन के बाद दो ही हमारे पास रास्ते हैं, रिक्रूटमेंट की इजाज़त दे दे गवर्नमेंट, हम प्रमोशन करेंगे। यही अब हम इस 15 अक्टूबर के बाद 16 अक्टूबर को हम खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास एक कंक्रीट फिगर होगी, क्या हमें PST टीचर कितने चाहिए, EST कितने चाहिए पूरे, इसी और बिल्कुल जेन्युइन होगी हमारी अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। हमारे पास SST, SS, SSS कितने चाहिए, फिर हम गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग फुटम के पे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, डिसीजन उन्होंने लेना है कि ये टीचर शॉर्टेज है, इसको कैसे फिल किया जाए। तो ये है इस वक्त पोजीशन जनाब। बाकी जो आपका इंशाल्लाह ऑब्जर्वेशन है उन पे मिनवान अमल करेंगे इंशाल्लाह। गलतियां भी होती हैं हमसे भी, लेकिन ये जो रैशनलाइजेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो एज ए स्पेशल सेक्रेटरी बता रहा हूँ, जितने आ रहे हैं इक्का दुक्का, मैं अगर मैक्सिमम कहूँ तो मैं नहीं समझता कि मैक्सिमम मेरे पास 5-6 केसेस आए हैं कि मुझे रैशनलाइज, मैं आई एम नॉट सरप्लस, मेरा बनता नहीं, क्या कि मेरे फलां टीचर तो कनाडा चला गया है, उसका प्रोसेस था वो डिसमिस हो गया, उसी वक्त उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया, वो सीट वो गैर सरप्लस हो गया। इस दो केसेस मेरे पास आए कैंसर के। नहीं ये बात ना करें, देखें ना ये मोअज़्ज़ज़ मेंबरान है, इन्हें सबसे पहले बता, अगर इतना महकमा अच्छा होता, इतना परफॉर्मेंस होती, ये आउटसोर्स स्कूल ना होते। अगर ये होता तो फिर ये 27 टीचर ना पकड़े जाते। ये MPs MNA का काम नहीं, मिनिस्टर का काम नहीं, ये महकमे का काम है। ये देखें ना आपका ज़ात, या हम बेहतरी के लिए बैठे हैं, कोई किसी के अटैक करने के लिए बैठे हैं, आपकी ज़ात पे कोई अटैक कर रहा है या आप हमारे पे करें, भाई ये हो रहे हैं, तो हम बेहतरी के लिए आए हैं, और कौन सा हमारा कोई आपस में कोई मुकाबला है जी। साल में देख रहे हो, या तो हमारा जाती कोई काम हो, हम तो आवाम के लिए आते हैं ना। मैं आपको बता दूं, जब ये बिल आया हम तो मान रहे हैं ये बेहतरी के लिए किया ना। हमने तो क्या महकमे को नहीं बैठे रहे, बुरा नाम सोचते हैं। आप दूसरी साइड पे आ जाए, क्या महकमे को नहीं पता था भाई अगस्त की छुट्टियां हम ये करने जा रहे हैं, 15 सितंबर के बाद होना चाहिए। किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं ये? तो आप भी तो देखो ना, बुरा ना महसूस करना। लेजिस्लेशन देखें अच्छा नहीं, लेजिस्लेशन पे आप लाए हैं, देखें आपका इंट्रिंसिकली ये काम है लेजिस्लेशन, उस पर आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने अपने लॉ ऑफिसर को कहा कि यार पता करो, ये अमजद अली जावेद साहब इतनी लेजिस्लेशन लाते हैं, ये लॉ ग्रेजुएट हैं। ये जरूरी नहीं लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी, मतलब हम तो लॉ ग्रेजुएट थे, हमने तो आते ही कहा कि हम एग्री करते हैं, ग्रेजुएट थे। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से खुदादा समझते हैं, इसके लीगल लैंग्वेज ठीक है, हम तो फौरन एग्री करते हैं आपसे जी जनाब। नेक्स्ट जी सर। जैसे सेक्रेटरी साहब फरमा रहे हैं, इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने हमारी बात मानी, वरना जो हमारा ब्यूरोक्रेसी का रवैया है ना, वो कहते हैं जो हमने कह दिया वही ठीक है, उससे आगे आप जो मर्जी कहते रहे, उन्होंने नहीं मानना होता। इनकी ये मेहरबानी है कि इन्होंने जो बात ठीक थी उसको मान लिया, और मान के उससे हज़ारों लोग उससे उसके बेनिफिशियरी ले सर आगे। और मैं रांझा साहब मेरे पास आए, सुन लें जी, इन्होंने कहा कि यार ये ऑफ द रिकॉर्ड है, इससे हट के है, मेरा ख्याल मैं कमेंट कर रहा हूँ। मैं किसी से फाइल डिस्कस कर रहा हूँ,
या मेरे पास कोई और डिप्टी सेक्रेटरी बैठा है, एडिशनल सेक्रेटरी, मैं कहता हूँ बाद में करते हैं। क्यों? मेरे जहन में एक बात है कि 1 लाख बंदा मेरे दफ्तर से दाखिल हो गया, मैं पहले वो गल सुनागा भला क्यों कि यह जो MP आया है ना, ये 1 लाख बंदे का नुमाइंदा है। कम से कम 1 लाख बंदा इसके पीछे, 1 लाख बंदा मेरे दफ्तर में दाखिल हो गया है। आप मेरे पास आते हैं सारे, मेरा एटीट्यूड ये होता है। और उसकी जो बात है आप देखें, उसी वक्त मैंने महकमे में बात चलाई। अब मैं आल इन आल तो नहीं, महकमा कंस्टेंट्स हैं, ठीक है। सरकार ने कहा भी तुम्हारा ये बजट, हम लेके गए थे 150 अरब का डेवलपमेंट बजट, ठीक है। ईद से 1 दिन पहले, यानी सुबह ईद है, 3 बजे फ़ोन आया कि मुझे बुला लिया, सेक्रेटरी साहब तो गए हुए थे तो मैं चला गया। उन्होंने PND ने कहा भी आपको 100 अरब रुपये मिलना है, 100 अरब, इसी में स्कीमें बनाओ। कट लग जाते हैं उससे, फिर वो उसकी ज़्यादा में जो स्कीमें आ जाती हैं, ये वजह होती हैं, वरना हम क्यों बंद करेंगे। लेकिन देखें आपके एक दफ़ा आने से मैंने महकमे का कहा यार ये बहुत सर ये बात है, मिनिस्टर साहब से बात की, सॉरी सेक्रेटरी, तो हमने इतनी नरमी उसमें यानी रिलैक्सेशन नहीं, थैंक यू वेरी मच इकबाल साहब। लेकिन बात यह है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक गांव में एक स्कूल चल रहा है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उसको बंद कर रहे हैं। अब वो बच्चे जाएं किधर? क्वेश्चन ये है, वो किधर जाएं? मतलब आप 1 मिनट मेरी गुजारिश सुन लें, ये आपकी रिकॉर्ड ही मेरी गुजारिश। जब नेशनलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान बिलीव मी ये फिगर्स बताती हैं कि 2.5 लाख बच्चे पढ़े। सर उसमें कुछ सुस्तियां होती हैं, हमारे असातिज़ा की तरफ से कुछ सुस्तियां होती हैं। ऑनलाइन सिस्टम में डाले ही असल इशू है, ये असल इशू है। और आप भी बहुत से स्कूल जो है वो इसी वजह से मुतासर हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं कि वो सिस्टम में आए ही नहीं है। और सर अब जो जैसे अमजद साहब के कहने पे और सर के कहने पे सर ने भी ये कहा, और सर से हमने जब ये सोचा कि जब बच्चे बड़े हुए ना कि हम आज टीचर को निकालें, कल टीचर की ज़रूरत होती है, हमने न्यू प्रेजेंट इनरोलमेंट पे काउंटिंग की और सर देखा कि उसमें से बहुत सारे लोग जहाँ ज़रूरत थी बच्चे अपडेट हुए, बच गए। और सर ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहना है और इस तरह रहना सर, हमारा सिस्टम हर कोई अब ख़त्म नहीं हो गई, ये तो आगे चलती। अब 25,000 नहीं होगा, 1000 लोगों की 6 महीने बाद हो जाएगी, 2000 की हो जाएगी, ठीक है। जो एनरोलमेंट बढ़ा, अच्छा जहाँ एनरोलमेंट बढ़ गई हमने वहाँ टीचर देना है, वो तो हमें देना पड़ेगा। हमारी जो ट्रांसफर्स होती है ना सर, ये भी बहुत खूबसूरत इसका सिनेरियो ये था, टीचर निकलता वहाँ से ही है। सर मैं बता दूँ ये हकीकत में कि टीचर निकलता वहाँ से है जहाँ ज़रूरत नहीं है और जाता वहाँ पे है जहाँ सिस्टम कहता है बच्चों के लिए। हाँ, एक बात कर लेना, अगर एक चीज़ और आप कि कितने आपके टीचर्स जो हैं वो छुट्टियां लेके मुल्क से बाहर जा चुके हैं जनाब, और जिन्होंने अब वापस आना ही नहीं है, और वो कर क्या रहे हैं कि अपनी जो उनकी लीव्स हैं उसको एक्सटेंड करवा रहे हैं। एक्स पाकिस्तान लीव एक्सटेंड होती जा रही है। आप इसको आज बैन कर दें, जो चला गया ठीक है, उसको एक्सटेंड ना करें। आपकी बहुत सारे मसले जो है ना वो इससे अब हमने सर इसका ये किया, जो 6 महीने से लंबी छुट्टी लेके जाता है ना, हम सिस्टम से उसको उठाते हैं, डिस्पोजल पे कर देते हैं, सीट खाली करा देते हैं, वो रहे डिस्पोजल पे। ये किया सर हमने उसका इलाज, और मैंने टोटल के टोटल कर दिए, और कहीं से भी कोई रिपोर्ट आती है 1 सेकंड लगता है सर। अच्छा एक आखिरी बात जो हमने एड्रेस नहीं की, वो सर चेयरमैन साहब की इजाज़त से वो मैं यहाँ बात बार हुई लेकिन मैं जवाब नहीं दे सका। वो सर ये आपका कंसर्न है कि ये जो हार्डशिप है वो आप हार्डशिप करो, हार्डशिप पे क्यों नहीं करते? जो हार्डशिप वाले हैं, जो बीमार हैं, मेडिकल, डिवोर्सी, वेडलॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हुआ ये है, डिपार्टमेंट ने अपने एक रोड मैप बनाया कि रैशनलाइजेशन के बाद बारी आनी हार्डशिप की, फिर वो सारा साल खुल रही हैं, यानी ये 15 अक्टूबर के बाद ये बैठे हैं। ये मुझे राना साहब जो हमारे इंचार्ज हैं सारे IT सिस्टम के, इन्होंने ये कहा है कि इंशाल्लाह ताला विदिन 10 डेज़ आफ्टर रैशनलाइजेशन हम हार्डशिप का पोर्टल खोलेंगे, वो भी हम हर चीज़ ऑनलाइन सिस्टम पे करेंगे। यानी पोर्टल बन गया है, तकरीबन तैयार है, इन्होंने बटन दबाना है हार्डशिप की एप्लीकेशन, यानी हम इंशाल्लाह ताला मांग लेंगे रैशनलाइजेशन के बाद। ये फिर सारे रैशन आपकी जो मेरा जो पॉइंट ये था दूर ना, हो जाएंगे। मैं जिस पॉइंट पे बात कर रहा था ना वो ये है कि एक हार्डशिप केस है, मसलन बेड लॉक को ले लें, किसी को ले लें, एक सीट पे वो जाना चाह रहा है कि उसको ये जगह जो है सूट करती है, यहाँ पे वो उसकी शादी होकर चली गई है या वो हार्डशिप पे जा रहा है, सीट होगी तो वो जाएगा ना, ठीक है, सीट होगी तो वो जाएगा। आपने रैशनलाइजेशन कर ली, अब वो सीट फेल हो गई, अब वो बंदा किस सीट के अगेंस्ट जाएगा? सर आपकी बात बिल्कुल बजाय देखने में ऐसा ही है जैसे आप फरमा रहे हैं, लेकिन सर जब एक स्कूल है जिसमें 10 सेक्शन पोस्टें हैं, बच्चों की तादाद के लिहाज से वहाँ 6 टीचर चाहिए, सिस्टम 6 देगा, 4 पोस्टें खाली पड़ी हैं सर। वहाँ पे जब सिस्टम ट्रांसफ़र करता है वो बच्चों की तादाद की, मतलब जब हार्डशिप आती है ना सर, फिर हार्डशिप में बच्चों की तादाद नहीं देखी जाएगी सर। वहाँ तो यह है कि लेट्स सपोज मुझे हार्डशिप है सर, मैं अपने सिस्टम पे जाता हूँ, ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ, वहाँ हार्डशिप की कैटेगरीज आ रही है, मैं कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद उनके रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट जो है ना सर मोबाइल से तस्वीर खींचता हूँ, डॉक्यूमेंट की ऐड कर देता हूँ, फिर सिस्टम कहता है कि अपनी प्रेफरेंसेस दे दें। वहाँ पे मैं प्रेफरेंस देता हूँ कि मेरा ये पहला प्रेफरेंस, ये दूसरी प्रेफरेंस, ये तीसरी चौथी प्रेफरेंस, और वो वहाँ पे सबमिट करके फारिग, कोई पेपर यानी पेपर वाली एप्लीकेशन नहीं जाएगी। और सब उसमें ये होगा कि वो पूरी लिस्ट हर CO को सिस्टम पे नज़र आएगी, CO उसको डाउनलोड करेगा, जस्ट प्लेस बिफोर द कमेटी, और कमेटी को कहेगी उनको यानी 10 लोगों ने अप्लाई किया, 20 ने अप्लाई किया, बुला लेंगे और वो सुन के उनको देखेंगे ये वाकई हार्डशिप है, ये भी हार्डशिप है, जिसको वो सर रिकमेंड करेंगे सिस्टम में सिर्फ उन्होंने रिकमेंड की ऑप्शन को क्लिक करना है सर। अगर अगले ज़िले में जाना है, अगले ज़िले के CO ने उसको NOC के पे क्लिक करना है, जब दोनों साइड से क्लिक हो जाएगा सर, सिस्टम हमें यहाँ दिखा देगा कि ये दोनों ज़िलों ने अप्रूव कर दिया है, वहीं से सर क्लिक करेंगे और वहाँ उनके ऑर्डर हो जाएंगे। उसमें सर ये है, एक मिनट प्लीज जी, जिस CO के पास उसने जाना है जिस डिस्ट्रिक्ट में, क्या उसके पास इख्तियार है कि वो ये कहे कि मैं इसको नहीं लेता? सर ये नहीं, अगर पोस्ट है वो इनकार नहीं कर सकेगा। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि पोस्ट होगी तो फिर होगा ना। पोस्टें होती हैं, पोस्टें कहीं नहीं। राणा साहब एक बात बताएं, हाँ, हार्डशिप का मतलब क्या है? हार्डशिप सर यही है कि मैं बताता हूँ, मैं राव साहब को रिस्पॉन्ड करता हूँ इस पे। हार्डशिप ये सर, मैं आज से पहले मेरी हार्डशिप नहीं थी, मुझे एक दिन गुजरता है, डाइवोर्स हो जाती है, खुदा न खासा कोई ऐसा हो जाता है, मुझे मैं फ़ौरन अपने सिस्टम पे जाऊंगा और वो 24/7 और थ्रू आउट द ईयर ओपन होगी, मैं जाके ये कहना तो इस पे बंदी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी सर। और सर मैं आपको बता रहा हूँ जब ये खुला हुआ होगा सर, आप देखेंगे कितने लोगों को जेन्युइन रिलीफ मिलेगा सर। सिस्टम जो है ना, सिस्टम इस लिहाज से बेरहम ज़रूर होता है सर, जो मैं लफ्ज़ सुनता हूँ कि वो गिन गिन के हिसाब करके देता है। हार्डशिप वो चीज़ है कि जहाँ गिना नहीं जाएगा वहाँ उसकी सेंसिटिविटी देखी जाएगी, वो होगा सर इंशाल्लाह। पहले हार्डशिप को प्रेफर करना चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए रैशनलाइज, तीसरी ट्रांसफर जनरल होनी चाहिए। अब सर रैशनलाइजेशन हो गई, कंप्लीट हो गई, ये 15 को ऑर्डर निकलेंगे और इसी मंथ के एंड पे इंशाल्लाह हम हार्डशिप का सिस्टम दे देंगे, लोग अप्लाई करते रहेंगे और रेगुलरली उनके ऑर्डर वगैरह जहाँ हार्डशिप होती जाएगी। आप कोई तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल की कमेटी बनाएंगे इसके लिए? सर इसके लिए जो पहले कमेटी में अप्रूव था, डिस्ट्रिक्ट में DC चेयर करेगा और उनके साथ शायद 2 MPs होंगे, उनको MP साहब कह रहा करो, कोई गल नहीं है, अच्छा लफ्ज़ है सर, बुरा लफ्ज़ नहीं है। नहीं सर, डेफिनेटली सर, वो जैसे रिकमेंड करेंगे तो उसके सवाल है मेरा उस वक्त से जो हमारी गुफ्तगू हो रही है, ये बेसिकली क्वांटिटी के बारे में हो रही है। तो सवाल मेरा ये है कि कभी हमारे पे एक अच्छा वक्त आएगा कि जब हम क्वालिटी की भी बात करनी शुरू करेंगे कि ये जो सारे साहिबान हैं जिनको इधर से इधर कर दें, उधर से उधर, इनकी क्वालिटी क्या है, इनकी एबिलिटीज़ क्या है, इनकी कैपेसिटीज़ क्या है, कि ये कोई वाकई उस्ताद हैं जिस तरह उस्ताद होता है जिस तरह हमने देखे हुए हैं, या बस वो बुत उधर बैठाए हुए हैं? ये अल्फाज हासिल करते हैं यार।
कल हूँ मीडिया ने रौला पाना शुरू कर देना भी टीचर के बारे मोजस टीचर साहबान के बारे क्या है वाजब करो यार। नेक्स्ट ये जो पिछली मीटिंग थी उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग आ गए हैं इसकी कंफर्मेशन के लिए। तो इसमें था एक इशू, ये तो पहले कंफर्म किया जा, दूसरा था पैफ की तरफ से बताया गया था भाई 27 लाख भी इतनी एफर्ट्स हुई है, 27 लाख स्टूडेंट वापस आ गया है। तफसील मांगी गई थी, वो तफसील लेके आए किन किन स्कूलों में आए पूरे पंजाब में वो बता दें। बता दें इसमें बताएं। सर ये जो एजेंडे में तो शामिल नहीं सर, ये जी एजेंडे में शामिल नहीं है। नहीं इसीलिए तो पहले मैंने स्टार्ट भी ये बात कह दी थी। मल्टीपल एजेंडा था जी, मुनासिब समझे तो ये हमें हार्ड फॉर्म में सबमिट कर दें, सॉफ्ट फॉर्म में भी करते हैं और हम मुहैया कर देते हैं अगली मीटिंग में इसको जमा कर देते हैं। जी ये हमें दे दें ये सर हमें दे दें, हम इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देते हैं। सैयद साहब एक देखना एहतराम का रिश्ता होना चाहिए सबका सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जनाब। दूसरा सच होना चाहिए। अगर ये 27 लाख स्टूडेंट साबित ना कर सके हम वापस लेके आए हैं तफसील वाइज तहसील वाइज स्कूल वाइज नादरा से वेरीफाई होगा। अगर ये गलत हुआ ना ये जिम्मेदार खुद होंगे। सर कितना टीचर बताइएगा? टीचर नहीं 2.7 मिलियन स्टूडेंट इन्होंने स्कूलों में लेके आए हैं। पैफ ने जो बताया था थ्रू कंबाइंड एफर्ट्स पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, लिटरेसी डिपार्टमेंट एंड स्कूल्स एजुकेशन, इसका मुकम्मल तफसील और सबूत होना चाहिए। अगर कोई क्योंकि कमेटी में हम बनाएंगे, मैं ये वादे कर दूं ये कमेटी बनेगी जो जाके खुद भी जाके वो स्कूल चेक करेगी जिधर इधर स्टूडेंट आए हैं। अगर पैफ ने अपने स्टूडेंट को शिफ्ट करके शो कर दिया हो तो सख्त एक्शन होगा। ये भाई मुझे देना ये जो मिनट्स हैं ये पिछली मीटिंग जी मैं मुहैया करवा रहा हूँ, ये मुझे दे दीजिएगा। ये थोड़ी सी डिटेल भी आपको बता देता हूँ। ये सेक्रेटरी स्कूल मिस्टर खालिद नज़ीर वट्टू साहब आए थे ड्यूरिंग हिज ब्रीफिंग जो मल्टीमीडिया पे भी थी, तो उसका मैं पैरा पढ़ देता हूँ, कॉपीज़ दें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को। He further apprised the committee about the department's ongoing efforts to reduce the number of out of school children and highlighted that a 5-year plan had been devised with a target of enrolling 2.5 million out of school children annually. It was informed that 2.7 million children had already been enrolled through the combined efforts of PEF, the literacy department and the school education department. हाँ है ठीक है जी। ये इसकी जो लाइव कार्रवाई है प्रोसीडिंग है वो भी असेंबली वेब पे मौजूद है, असेंबली के यूट्यूब चैनल पे मौजूद है और इसकी वैसे प्रोसीडिंग जो रिकॉर्डेड है उर्दू में वो भी मौजूद है जनाब। वो सर आपको मैं नंबर दे देता हूँ, आपको तमाम चीज़ें दे देंगे। ठीक है जनाब देते हैं। आप सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बाकी डर जाना नेक्स्ट मिनट। हाँ जब तक 8 नंबर मिनिमम वेज वाला सर नहीं मिनिमम वेज वाला ये पटा स्कूल वाला ब्रिक से है। हाँ जी ये भी वो नेक्स्ट आ गया 4:30 हो गए ना। तो यार बस ठीक है 2.5 घंटे हो गए ना। नेक्स्ट एजेंडे जो एजेंडे तफसील तो यार आगे तादी जाएगा ना, मिनट्स ऑफ मीटिंग का नहीं आया ना, ज़रूरी मैं पढ़ देना, चलो ज़्यादा नहीं है। एक तो इसमें ये कहा ये गया था कि ये मैंने बटा मजदूरों के बच्चों के लिए जो स्कूल थे जो बंद कर दिए गए थे, मेरी एडजर्नमेंट मोशन उस हवाले से थी, उसमें ये कहा गया था कि ये चूँकि अपना उनका लेबर डिपार्टमेंट का मैटर है, इनिशिएटिव था, तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि नहीं ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको टेकअप किया था। उस पर डायरेक्शन ये आई थी चेयर की तरफ से कि आप इसको सीएम साहबा को भेजेंगे इस इशू को, उस पर उनसे डायरेक्शन लेंगे। इस पे कोई आपने कोई काम किया, कोई भिजवा दिया आपने? हाँ ये इसी में है 8 नंबर पे।
चलो अगली दफ़ा ले जाए। बस दो चीज़ें हैं, एक मैंने सेक्रेटरी से भी पूछना है ना। अच्छा, एक तो ये अपनी हद तक आप देख लें, दूसरा देखें जी प्रोफेसर साहब, द कमेटी आल्सो डायरेक्टेड, ये 10 नंबर पे है, द असेंबली सेक्रेटरीट टू इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स फर्दर कंसिडरेशन ऑफ द अर्जेंट मोशन। अच्छा, इसमें ये ऊपर आपने स्टेक होल्डर्स में जो डाले हैं, द कमेटी रिकमेंडेड दैट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द लेबर डिपार्टमेंट, पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, urban unit and labor leaders engaged in child labor issues be invited in the next meeting for a comprehensive discussion. The committee यहाँ तक आप ये देखें, इसके मुताबिक आज यहाँ होने चाहिए। नहीं, ये एजेंडे में आना ना, ये तो कमेटी ने पास कर दिया। असल जो मीटिंग हर दफ़ा कंफर्मेशन नहीं करते तो फिर इस तरह ही होना। वो तो फिर समझना शायद अगली दफ़ा कोई कहना पड़ा या गल याद रहनी है। बाकी एजेंडा होना अगे चला गया 4:30 हो गए। मैंने पूछता लवाना होना अगली मीटिंग मिनट्स की जो रिकमेंडेशन है इसकी सूरत में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मीटिंग में आज तो चलो हम छोड़ देते हैं। ये कमेटी का डिसीजन है। जी हाँ, कमेटी का डिसीजन है कि इसे जब भी अगली मीटिंग होनी है इसे ऑटोमेटिकली एजेंडे में आना है, तो इसको आइंदा इंश्योर करें। मीटिंग किधर रखी है नेक्स्ट? नहीं कल नहीं यार, उन्होंने रिकॉर्ड लेके आना, इतना ज्यादा करो। अगले हफ्ते रख लें, अगले ट्यूसडे रख लें। 30 तारीख अगले ट्यूसडे रख लें। तो डेट क्या थी? अगले ट्यूसडे डेट फैसल साहब दसो 6 के 7 अगले ट्यूसडे डेट होगी 7 8 से 7 2 हफ्ते का। हाँ 2 लेबर की बड़ी कंपनी नहीं 15 दिन बाद हो जाए। 15 अक्टूबर ठीक है डेट। चलो शेख साहब, नेक्स्ट मीटिंग होगी 15 अक्टूबर को। ठीक है, 15 नहीं है नेक्स्ट, जेड़ा भी 2 15 दिन बाद तकरीबन कोशिश की अगर सर वेडनेसडे रखा कर, हम बहुत दूर से मतलब आना होता है, आज ट्यूसडे रखते हैं एक दिन। वेडनेसडे 15 अक्टूबर वेडनेसडे 15 अक्टूबर वेडनेसडे। तो आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन उस दिन देंगे हम। देखें ना, ये पैफ वालों को समझा दे, ये तीनों डिपार्टमेंट जो रिकॉर्ड लेके आए ना, नादरा वेरीफाई होना चाहिए। ये वाला ठीक है ये 2 जी 27 लाख स्टूडेंट उन्होंने कहा है भी स्कूलों में आ गए। बड़ी अच्छी बात है, क्लैपिंग हुई यहाँ। तो आप सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।